Hello guys, welcome back to the English Pill. In today's session, we are going to continue our series of history of English language, and this is going to be your class 4, right? चलो तो पिछले कुछ सेशंस में हमने देखा था जर्मैनिक लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा था, वेयर द जर्मैनिक लैंग्वेजेस केम फ्रॉम। हमने इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस की फैमिली पूरा देखा था। इंडो यूरोपियन में कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं, जैसे बेल्टो स्लाविक है, ठीक है, इंडो यूरेनियन है, अल्बानियन है, ठीक है, जर्मैनिक है, एंड सो फोर्थ एंड सो ऑन। फिर पिछले सेशंस में हमने ये भी देखा था, स्पेशली पिछले लास्ट क्लास में, दैट जैसे इंडो यूरोपियन लैंग्वेज एक फैमिली ऑफ ग्रुप है, उसके तरह और कौन कौन से ग्रुप है, ठीक है, जिसमें हमने अफ्रीकान ग्रुप समझा था, ड्रविडियन पढ़ा था, जिसमें तमिल लैंग्वेज आता है। तो ये ग्रेजुअली मूव कर रहे हैं, ठीक है। आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज के सेशन में बेसिकली वी विल स्टडी अबाउट ओल्ड इंग्लिश डायलेक्ट्स एंड ओल्ड इंग्लिश वोकैबुलरी, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा फोकस रहेगा ओल्ड इंग्लिश डायलेक्ट्स पे, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं विदाउट फर्दर अडू आज का जो सेशन है, ठीक है। अब देखो, जैसे इसमें हम लोग दो प्रोसेस से करेंगे। वाई? बिकॉज एक नॉर्मल जो एक प्रिंटेबल पीडीएफ है आपके सामने दिख रहा है, ये पीडीएफ आप प्रिंट भी करा सकते हो। थिंग्स आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। बट अगर लाइक क्या होता है ना, कभी कभी रिविजन करते वक्त वी रिक्वायर a little, you know, like some words, some graphical representation that gives more deep insights with the nuances, ठीक है। तो मतलब वो nuances में हमें थोड़ा सा ज़्यादा in depth सीखने को मिले, कुछ एक मेमोराइजेशन कर सके, हम न्यूमोनिक्स बना सके, पिक्चर मेमोरी क्रिएट कर सके। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी रखा है इस नोट्स का। उससे क्या होगा, आप चीज़ों को थोड़ा सा बेटर वे में समझ सकते हो। याद रखना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज, I mean, it can help you for revisions. It's a panacea for revisions. जब revisions करोगे तो आप हो सकते हैं लेंदी टेक्स्ट पढ़ना आपके लिए पॉसिबल ना हो, तो वहाँ पे ये आपका यूज आ सकता है, ठीक है। चलो तो जो अभी हमारे एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में मैं क्या करूँगा, ये दोनों पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है। रीड इट द वे यू प्लीज। अगर आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाला पार्ट अच्छा लगता है, गो थ्रू दिस पीडीएफ। और इफ यू जस्ट अ पर्सन हु वांट जस्ट प्लेन ब्लैंक टेक्स्ट कि हाँ सर मुझे टेक्स्ट चाहिए, मैं प्रिंट करा लूँ, मैं उसे पढ़ूंगा, एक कन्वेंशनल मेथड, ठीक है, तो आप उस मेथड से जा सकते हो, क्योंकि मैंने दोनों फ्लेक्सिबिलिटी रखी है, आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे दोनों हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग आज का जो है ना टेक्स्ट समझ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस को भी देख लेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, दैट इज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, दिस इज क्लास 4 एंड द फर्स्ट टॉपिक इज ओल्ड इंग्लिश डायलेक्ट्स। हमने जर्मैनिक लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा, अब पहले ओल्ड इंग्लिश के बारे में पढ़ना है। ओल्ड इंग्लिश की डायलेक्ट्स, ओल्ड इंग्लिश की वोकैबुलरी, ओल्ड इंग्लिश के ग्रामर, ओल्ड इंग्लिश के स्पेलिंग्स, प्रोनाउंसिएशन, सारी चीज़ें देखनी होगी। फिर सिमिलर चीज मिडिल इंग्लिश में भी होगी, ठीक है, फिर मॉडर्न इंग्लिश में होगी, क्योंकि इन्हीं से कहीं ना से कहीं क्वेश्चंस बनते हैं। मतलब पिछले जितने भी एग्जामिनेशंस हुए हैं, क्वेश्चंस यहीं से जनरली फॉर्मुलेट किए गए। चलो तो सबसे पहला आता है ओल्ड इंग्लिश डायलेक्ट्स। द ट्राइबल फाउंडेशन अभी क्या कहता है, ये कहता है इन द 6th century, ठीक है, इंग्लैंड ट्रांजिशन फ्रॉम अ सिस्टम ऑफ स्मॉल क्लैंस टू फ्यूडलिज्म। मतलब छोटे छोटे क्लैंस के में पहले बटे हुए थे, ठीक है। इंग्लैंड एक कंसोलिडेटेड एक कंट्री तो था नहीं उस समय। तो फिर बाद में क्या हुआ, ये जो अलग अलग कबीले थे, क्लैंस थे, अभी एक फ्यूडल सोसाइटी को फॉर्म करने जा रहे थे। फ्यूडल सोसाइटी का मतलब क्या होता है, अ स्ट्रक्चर्ड सोसाइटी बेस्ड ऑन लैंड एंड लॉयल्टी, ठीक है। द लैंड वॉज सेटल्ड बाई 3 मेन जर्मैनिक ट्राइब्स। वो जो लैंड पे थे वो 3 मेजर जर्मैनिक ट्राइब्स थे, जो कि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। सबसे पहला था एंजल्स, दैट इज सेटल्ड इन नॉर्थ एंड मिडलैंड्स। अब ये जो एंगल्स थे, ये कहाँ पे सेटल किए थे, ये नॉर्थ एंड मिडलैंड्स में सेटल किए थे। इसका थोड़ा हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख लेंगे। सेकंड थे जो सैक्सन्स। सैक्सन्स कहाँ पे सेटल किए थे, सेटल्ड इन साउथ एंड वेस्ट, ठीक है। जूट्स कहाँ थे, जूट्स थे साउथ ईस्ट, जो कि कैंट का एक बोल सकते हैं ना राज्य था। अब ये कैंट क्या है, इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। हेप्टार्की एक 7 साम्राज्य में डिवाइड हुआ था इंग्लैंड, उसमें से एक कैंट था, ठीक। चलो तो थोड़ा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो
ये ऐसा करते हैं, पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं, ठीक है, पहले से समझ लेते हैं, ठीक है, चलो। तो ये हमने समझा कि 3 ट्राइब्स आए थे, 3 ट्राइब्स आए थे। अब इसके बाद जस्ट मिनट। अब ये आता है हेप्टार्की। हेप्टार्की का मतलब क्या होता है? हेप्टार्की का मतलब होता है द 7 किंगडम्स। मतलब इंग्लैंड को 7 राज्यों में डिवाइड किया गया। पहला है नॉर्थम्बिया, यहाँ पे कौन सी ट्राइब रहती थी? एंगल्स, एंजल्स जो बोलो। सेकंड कौन? मर्सिया, इसमें भी एंजल्स रहते थे। थर्ड ईस्ट एंग्लिया, इसमें भी एंगल्स रहते थे। फोर्थ एसेक्स, इसमें सैक्सन्स रहते थे। फिफ्थ इज सुसेक्स, इसमें भी सैक्सन्स रहते थे। सिक्स्थ इज वेसेक्स, इसमें सैक्सन्स रहते थे। एक लौता जो बोल सकते हैं ना किंगडम था 7 आउट ऑफ 7, जिसमें जूट्स रहते थे। तो जूट्स की जो जनरली पॉपुलेशन थी वाइडली स्प्रेड नहीं हो पाई थी अक्रॉस डिफरेंट किंगडम्स, ठीक है। अब यहाँ पे यही मैं समझाना चाह रहा था कि ये जो 6 सेंचुरी बीसी था, यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ये देख सकते हो 6 सेंचुरी बीसी में क्या हुआ था? ऑल क्लैन शिफ्टेड टू फ्यूडलिज्म। ये सारे के सारे फ्यूडल सोसाइटी को डेवलप करने लगे, ठीक है। एंड ओल्ड इंग्लिश वाज नॉट यूनिफॉर्म। मतलब ओल्ड इंग्लिश एक सिंगल लैंग्वेज तो था, बट यूनिफॉर्मली एक यूनिफॉर्म नहीं था, एक सिंप्लीफाइड नहीं था, ठीक है। मतलब अलग अलग ट्राइब्स का उसमें कुछ ना कुछ असर था। It varied radically by location and evolved significantly between early 700 AD across later text। मतलब ये धीरे धीरे इसमें भी एवोल्यूशन आई। अब जो हमने 7 राज्यों के बारे में पढ़ा था, दैट इज नॉर्थम्बिया, ईस्ट एंग्लिया, एसेक्स, कैंट, ठीक है, सुसेक्स, वेसेक्स एंड पर्सिया। तो ये 7 साम्राज्य बेसिकली वहां पे थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं। 4 डायलेक्ट्स थे, 7 किंगडम्स थे। 7 किंगडम्स में क्या 7 डायलेक्ट्स थे? नहीं, 7 किंगडम्स में 4 डायलेक्ट्स थे। अब यहाँ बोलोगे कि आप डायलेक्ट्स क्या होता है? डायलेक्ट्स का मतलब होता है कभी भी किसी लैंग्वेज पे रीजनल इन्फ्लुएंस होता है, बोलते हैं ना क्षेत्र, कुछ अपना प्रभाव पड़ता है क्षेत्र का, उसे हम लोग डायलेक्ट्स कहते हैं। सिंपल मैं एक लेमैन की तरह समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे कहा जा रहा है ओल्ड इंग्लिश वाज नॉट अ यूनिफॉर्म लैंग्वेज। ओल्ड इंग्लिश एक यूनिफॉर्म लैंग्वेज नहीं था। इट हैड 4 मेजर डायलेक्ट्स बेस्ड ऑन दीज रीजन्स, ठीक है। 7 राज्यों में 4 डायलेक्ट्स बोली जाती थी। अब ये डायलेक्ट्स आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा नॉर्थम्बिया, एसेक्स, वेसेक्स, सुसेक्स, कैंट, ईस्ट एंग्लिया, मर्सिया, ये सब इसके राज्य थे। इसमें क्या क्या बोला जाता था? सबसे पहले नॉर्थम्बियन, ये क्या था? स्पोकन इन द नॉर्थ हम्बर रिवर टू स्कॉटलैंड, इसका लोकेशन बोला गया है। ये नॉर्थ में हम्बर रिवर से स्कॉटलैंड के आसपास बोला जाता था। सेकंड है मर्सियन, ठीक है, स्पोकन इन मिडलैंड्स हम्बर टू थेम्स रिवर। क्रूशियल डिटेल क्या? दिस इज द एंसेस्टर ऑफ आवर मॉडर्न इंग्लिश, ये हमारे मॉडर्न इंग्लिश का एंसेस्टर माना जाता है। थर्ड डायलेक्ट आता है दैट इज कैंटिश, स्पोकन इन द साउथ ईस्ट। कैंटिश वही था, कैंट जहां पे जूट्स ट्राइब वहां पे जहां पे सेटलमेंट की हुई थी। फिर आता है वेस्ट सैक्सन। वेस्ट सैक्सन क्या? स्पोकन इन द साउथ एंड वेस्ट। अब आगे पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट डायलेक्ट यही हो जाएगा बाद में जो इवॉल्व होके आएगा, वेस्ट सैक्सन। किंग एल्फ्रेड द ग्रेट लिव्ड हियर। It became the standard for literature. Almost all old English books we have today are in this dialect। मतलब जितने भी ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के बारे में हम लोग जानते हैं, ये सारे के सारे इसी डायलेक्ट से आते हैं। अब इसका क्रेडिट किसको जाता है? ये किंग एल्फ्रेड को जाता है। वाई किंग एल्फ्रेड को जाता है? बिकॉज इन्होंने बहुत सारे लैटिन के वर्क्स को, जो लैटिन भाषा में लिखी गई थी, रिलीजियस टेक्स्ट, धार्मिक टेक्स्टों को ओल्ड इंग्लिश में कन्वर्ट करवाया था, ट्रांसलेट करवाया था, ताकि आम जनता उन पेचीदा धार्मिक चीजों को पढ़ सके, जिसको आगे हम लोग और समझेंगे भी, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि 4 डायलेक्ट्स कौन कौन थे? नॉर्थम्बियन, मर्सियन, केंटिस एंड वेस्ट सैक्सन। NMKW, आप इसको ट्रिक बना सकते हैं। एन सॉरी, एक सेकेंड गाइस, जस्ट पेन थोड़ा। NMK एंड W, थोड़ी पेन मेरे ठीक से काम नहीं कर रही, बट ओके, ठीक है, आप समझ सकते हो इसका ट्रिक आप कैसे बना सकते हो।
नॉर्थम्बियन, मर्सियन, कैंटिस एंड वेस्ट सैक्सन। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो, तो ये हमने दिखाया आपको। अब यहाँ पे देखो द 4 अर्ली, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लो थोड़ा, इससे क्या होगा, एक याद करने में आसानी होगा। नॉर्थम्बिया जैसे मैंने बोला कहाँ पे होता है, हम्बर टू स्कॉटलैंड के आसपास में ये बोला जाता था। प्रिजर्व्ड इन द रूइनिक इंस्क्रिप्शंस ऑफ द अर्ली टेक्स्ट। ठीक है। सेकंड आता है मर्सियन, हम्बर टू थेम्स रिवर के आसपास में बोला जाता है मर्सियन, मिडिल मिडिल एरियाज था। ठीक है। कैंटिश द 4 इंग्लिश, द साउथ ईस्ट डायलेक्ट है जो जूट्स में बोली जाती थी साउथ में, और साउथ में। एंड वेस्ट सेक्शन जो साउथ ऑफ थेम्स ब्रॉड बाय सैक्सन ट्राइब। तो सबसे छोटी जो लिमिटेड थी वो थी कैंटिस, जो जूट्स ट्राइब बोलती थी। अगर आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने पूछे, एक्सप्लेन द ओल्ड इंग्लिश डायलेक्ट्स, तो आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। आप इवन डायग्राम भी बना सकते हो। मेरे को नहीं लगता कि डायग्राम बनाओगे तो आपके लिए नेगेटिव जाएगा। यू कैन प्रॉपर्ली बिल्ड। या आप इंग्लैंड का डायग्राम बना के नॉर्थम्बिया, नॉर्दर्न रीजन, मर्सिया मिडिल का रीजन, कैंटिश, ठीक है, और वेस्ट सेक्शन साउथ में बना सकते हो, कौन सी रीजन में कहाँ बोली जाती थी। ठीक है, चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, दैट इज ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर एंड पर्सनालिटीज। मतलब ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में कौन कौन से वर्क्स फेमस हुए और स्पेसिफिकली कौन कौन से राइटर्स इवॉल्व होके उभर के आए थे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं द पोएट्स। पोएट्स यानी वर्स। अब यहाँ समझो, पहला आता है द मिन्स्ट्रेल्स। मिन्स्ट्रेल्स कौन होते थे? बेसिकली स्कॉप्स। स्कॉप्स मतलब जो बोलते हैं ना म्यूजिशियंस टाइप के, सिंगिंग विंगिंग करते थे, वो लोग को बोलते हैं हम लोग स्कॉप्स। ठीक है, अब यहाँ समझना, पोएट्री वॉज ओरिजिनली ओरल। पोएट्री को लिखा नहीं जाता था, एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को ओरली ट्रांसफर करती थी। स्पोकन या संग, नॉट रिटन। ठीक है, स्पोकन या संग। अब यहाँ बोला जा रहा है इट यूज्ड स्पेसिफिक रिदम्स एंड एलिट्रेशंस। एक स्पेसिफिक रिदम बोलते हैं ना, रिदम पोएट्री में रिदम होता है। ठीक है, वो आगे पोएट्री में समझना होगा। और एलिट्रेशन का यूज करते थे। एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन का मतलब होता है व्हेन, जब कोई कॉन्सोनेंट साउंड्स आपस में एक ही कॉन्सोनेंट साउंड्स बार बार रिपीट होते हैं। जैसे ई, ई जैसे ईस्ट इंडिया, या मैं बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, मैं इसे बेसिक बता रहा हूँ। वाइल्ड वेस्ट, वाइल्ड वेस्ट वर्ल्ड, तो डब्ल्यू 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 से स्टार्ट हो गया। तो अगर कोई कंसेक्यूटिव वर्ड्स में कॉन्सोनेंट यूज किए जा रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग एलिट्रेशन कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। स्टार्टिंग वर्ड्स एट द सेम साउंड, बट यहाँ स्टार्टिंग वर्ड्स किसके साउंड होने चाहिए? कॉन्सोनेंट्स के होने चाहिए। टू हेल्प देम टू रिमेंबर लॉन्ग स्टोरीज। तो मतलब पोएट्री को जनरली ओरल फॉर्म में लिखा, ओरल फॉर्म में ट्रांसफर किया जाता था। स्पोकन या संग होता था, रिटन नहीं होता था। क्योंकि पोएट्री को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन गा के, बोलते हैं ना, सुना के ट्रांसफर करना ज्यादा आसान था। अब यहाँ पे एक वर्क आता है जिसका नाम है बियोवुल्फ। शायद आपने इसके पहले बारे में थोड़ा बहुत पहले सुना होगा। बियोवुल्फ क्या है? बियोवुल्फ द हीरो ऑफ द मोस्ट फेमस ओल्ड इंग्लिश एपिक पोएम। ये कैसी पोएम थी? एपिक पोएम। अब एपिक पोएम क्या होता है? एपिक पोएम इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम, मतलब जो कहानी बताई, गाथा बताती है, उसे हम लोग एपिक कहते हैं। इट्स ओवर 3000 लाइन्स लॉन्ग। ये 3000 लंबी एक पोएट्री है। ठीक है, ये बियोवुल्फ। अब बियोवुल्फ का राइटर कौन है, ये एक्चुअली किसी को नहीं पता। नो रिकॉर्ड हैज बीन मेंशन कि आखिर बियोवुल्फ को ओरिजिनली किसने लिखा था। बियोवुल्फ क्या, ये ओल्ड नॉर्स स्टोरीज, बोलता है ना मैंने, स्कैंडिनेवियन वगैरह, उनकी स्टोरीज को एक्सप्लेन करता है। ये हीरोइज्म की बात करता है। बियोवुल्फ नाम का एक किरदार रहता है जो मॉन्स्टर, ग्रेंडल नाम के एक मॉन्स्टर से लड़ता है, और आखिरी में फिर वो उसकी भी मौत हो जाती है। तो इट इज नॉट अ रिलीजियस पोएट्री। Remember one thing, it is a poetry of heroism. It is an epic poem जो लाइन लगभग 3000 या 3086, रफली अब 3000 मान लो, इतनी लंबी पोएम है। ठीक है, अब उसके बाद आती है रिलीजियस पोएम्स। ठीक है, पहला आता है कैडमन। अब कैडमन कौन थे? कैडमन थे वाज अ फर्स्ट क्रिश्चियन पोएट। कैडमन का नाम आता है, कैडमन हाइम, जो इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ते हैं उन्हें पता होगा, कैडमन फर्स्ट क्रिश्चियन पोएट माने जाते हैं। ही रोट पोएम्स बेस्ड ऑन बाइबल इंक्लूडिंग, मतलब वे बाइबल पे आधारित पोएम को लिखा करते थे। और उनकी फेमस वर्क्स क्या क्या है, ठीक है, या उनका बेस क्या था लिखने का। ठीक है, हालांकि कैडमन्स हाइम उनके वर्क का नाम है, बट वो जब लिखते थे तो उनका आखिर वो लिखने का स्टाइल में कंटेंट क्या रहता था, उसका उसका फॉर्मुलेशन क्या होता था, उसका आधार, उसका बेसिस क्या रहता था। उसका बेसिस होता है जेनेसिस, एक्सोडस, डैनियल एंड जूडिथ।
ये कुछ उनके वर्क्स और बेसिस का नाम है। आप इतना बस याद रखना, मैं बहुत ज़्यादा कैडमन पे डीप डेप्थ नहीं जाना चाहता, ठीक है। कैडमन्स हाइम एक वर्क है इनका सबसे बड़ा फेमस है। तो जेनेसिस का मतलब क्या होता है? जेनेसिस का मतलब इंसान की शुरुआत कब हुई। एक्सोडस मतलब कहीं एक से दूसरे जगह जाना। डैनियल एंड जूडिथ, ये कुछ वर्क्स इनका बेसिस था जो बाइबल में इन सब चीज़ों की जिक्र की गई है। जेनेसिस, एक्सोडस, डैनियल एंड जूडियत, तो बाइबल के इन बेसिस का यूज करते थे अपने लाइक अपने पोइट्री में, ठीक है। इनका बाइबल में, क्रिश्चियनिटी में बहुत डेप्थ मीनिंग है, जेनेसिस, एक्सोडस, डैनियल एंड जूडियत, ठीक है। तो बस अभी आपको याद रखना है कि कैडमन वाज द फर्स्ट क्रिश्चियन पोएट। ही यूज्ड द सब्जेक्ट ऑफ religiosity. He used the content. The basis was the the basis was from बाइबल, ठीक है। आप ये लिख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक राइटर आते हैं जिनका नाम है सिनेवुल्फ, अ लेटर रिलीजियस पोएट। ये भी एक धार्मिक पोएट थे, हु एक्चुअली साइंड हिज नेम यूजिंग रून्स हिडन विथ हिज पोएम। ही रोट अबाउट द लाइफ ऑफ सेंट्स। अब बहुत ज्यादा इसको भी एकदम एक एक लाइन को रटना नहीं, बस समझ लो। सिनेवुल्फ was also a poet, religious poet, just like Cadman, who wrote his topic was he was writing on the lives of saints. तो आप बियोवुल्फ क्या सकते हो, द फर्स्ट और द ग्रेटेस्ट एपिक पोएट्री ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का, जो हीरोइज्म की बात करता है। सेकंड आते हैं कैडमन्स हाइम। कैडमन्स हाइम कैडमन का वर्क है जिसमें एक रिलीजियस पोएट्री है। कैडमन कौन थे? कैडमन वाज द फर्स्ट इंग्लिश पोएट, फर्स्ट क्रिश्चियन पोएट, ठीक है, नॉट इंग्लिश में, फर्स्ट क्रिश्चियन पोएट थे, क्योंकि वो क्रिश्चियनिटी पे, बाइबल पे, इन सब चीज़ों पे लिखते थे। और सिनोवुल्फ कौन थे? सिनोवुल्फ वाज आल्सो अ रिलीजियस पोएट हु रोट्स ऑन द लाइव्स ऑफ सेंट्स, संतों की जिंदगी के बारे में लिखते थे। अब समझते हैं द प्रोज राइटर्स। तो अभी हमने पढ़ा पोएट्री, ये जितने भी आपने पढ़ा अभी, ये तीन एक वर्क का नाम है। बियोवुल्फ इज नॉट द नेम ऑफ राइटर, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बियोवुल्फ के राइटर का नाम कोई नहीं जानता, ये वर्क का नाम है, ठीक है। कैडमन राइटर का नाम है, ऑन सिनेवुल्फ राइटर का नाम है, ठीक है। तो ये लोग, ये क्या था, धार्मिक चीज थे या हीरोइज्म की बात करती थी, ये पोइट्री थी। ये तीनों में तीनों कोई भी स्टोरीज नहीं थी, मतलब प्रोज नहीं था। अब आता है द प्रोज राइटर्स। प्रोज क्या होता है सबसे पहले ये समझ लो, क्योंकि एक्चुअली बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनका इंग्लिश लिटरेचर में बैकग्राउंड नहीं है, तो इनसे इन सब नुएंसेस को समझाना पड़ेगा। जो ऑलरेडी जिनका बैकग्राउंड इंग्लिश लिटरेचर से है, वो इन सब चीज़ों को, उसका एक्सप्लेनेशन उन्हें ये करना मुझे जरूरत नहीं पड़ता, बिकॉज वो जानते हैं प्रोज क्या होता है। देखो प्रोज क्या होता है। प्रोज का मतलब होता है नॉवेल्स, स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज, एपिस्टल्स, लेटर्स, पैम्फलेट्स, न्यूज़पेपर, सब सारे चीज, मतलब ड्रामा और पोएट्री को छोड़ के जो बचा उसे हम लोग प्रोज कहते हैं। तो अब बेसिकली समझना, ओल्ड इंग्लिश पीरियड में प्रोज राइटिंग, जैसे नॉवल, नॉवल राइटिंग एक बेसिक ले लो, नॉवल कहानी सुनाना, जो कि पोएट्री नहीं है। आप कहानी पोएट्री के माध्यम से भी सुना सकते हो, बट प्रोज इज लाइक अ नॉवल, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़े जो फेमस प्रोज राइटर आते हैं जिनका नाम है किंग एल्फ्रेड द ग्रेट। ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज, ये बात याद रखना। जैसे जॉफ्री चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है, उसी तरह से फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज कहा जाता है, किसे कहा जाता है? दैट इज किंग एल्फ्रेड द ग्रेट। He was a scholar who translated famous Latin books into Old English so that people could learn. मतलब जैसे अभी मैंने सेशन के स्टार्ट में बताया था कि लैटिन में लिखे गए रिलीजियस वर्क्स को, धार्मिक वर्कों को इन्होंने ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में ट्रांसलेट करवा दिया, ताकि एक आम जनता को समझ में आए कि ये धार्मिक चीजें क्या बोल रही है। बिकॉज पहले क्या होता था, प्रीस्ट जो थे, संत थे, वही लोग पढ़ पाते थे उन कहानियों को और आम लोगों को सुनाते थे। तो अगर एक नॉर्मल जनता को जाननी है धर्म के बारे में, क्राइस्ट के बारे में, तो उनके लिए उनके लैंग्वेज में कुछ भी वैसा रिलीजियस वर्क अवेलेबल नहीं था, तो वो लैटिन को ओल्ड इंग्लिश में कन्वर्ट करा दिए थे, ट्रांसलेट करा दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं द वेनरेबल बीड। वेनरेबल बीड कौन है? इन्हें हम लोग कहते हैं द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है जॉफ्री चौसर, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री है जॉफ्री चौसर, फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज है किंग एल्फ्रेड, एंड वेनरेबल बीड इज द फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री। इंग्लिश लैंग्वेज का हिस्ट्री जो है, फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का जो हिस्ट्री है, उसे हम लोग वेनरेबल बीड को कहते हैं। ये कौन थे? एक फेमस मॉन्क एंड हिस्टोरियन थे। ही रोट एक्लेस्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल। ये एक बेसिकली एक बुक का नाम है, ठीक है।
एक बुक का नाम है द मेन रिकॉर्ड ऑफ दिस टाइम, यानी उस समय में जितने भी इंग्लिश लैंग्वेज पे और लोगों पे समझना उनका एक वर्क, एक कंपाइलेशन था, उनके बारे में बताया गया उस समय कौन कौन थे। तो एक बेसिकली इतिहास के बारे में बताता है ऑफ द ओल्ड इंग्लिश पीपल। नेक्स्ट राइटर आते हैं एल्फ्रिक। एल्फ्रिक कौन थे? अ टीचर एंड स्कॉलर, ही रोट होमिलीज। होमिलीज वर्क का नाम है जो कि रिलीजियस लेसन हम इसे कहते हैं, धार्मिक चीजों को सिखाया जाता है थ्रू सम स्टोरीज एंड ऑल, एंड अ लैटिन ग्रामर टू हेल्प स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वुल्फस्टान। ये कौन थे? वुल्फस्टान एंड आर्च बिशप थे, नोन फॉर हिज पावरफुल फियरी स्पीचेस। एक आर्च बिशप थे जो अपने तगड़े स्पीचेस के लिए जाने जाते थे, सरमन्स अबाउट स्ट्रगल्स ऑफ इंग्लिश पीपल, कि एक पुराने समय में इंग्लैंड पे इंग्लिश के लोगों की क्या दिक्कतें थी। नेक्स्ट आता है एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल। ये क्या है? अ मैसिव हिस्टोरिकल डायरी ऑफ इंग्लैंड्स हिस्ट्री स्टार्टेड अंडर किंग एल्फ्रेड। अभी जो ऊपर में हमने किंग एल्फ्रेड का नाम पढ़ा था, किंग एल्फ्रेड ने क्या करवाया था? एक क्रॉनिकल, एक बुक बेसिकली, जिसमें सारे लोगों का सारे वर्क्स के बारे में, मतलब ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू लिटरेचर एक बुक में रखा गया था। उस बुक का नाम है एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल, जो काफी साल तक ये चला था। ठीक है, ये किसके लीडरशिप और किसके अंडर में स्टार्ट किया गया था? तो किंग एल्फ्रेड के स्टार्ट किया गया था, इनके नेतृत्व में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द प्रोज राइटर्स। द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल राइटर का नाम नहीं है, ये वर्क है, किसका वर्क है? इट इज द वर्क ऑफ, स्टार्टेड अंडर किंग एल्फ्रेड। ठीक है, तो ये प्रोज राइटिंग थे। अगर आपसे यहाँ कोई क्वेश्चन पूछ दे, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब द लिटरेरी वर्क्स और डिस्क्राइब द फेमस लिटरेरी वर्क्स of old English literature, तो आप यहाँ पे कह सकते हो the old English literature can be divided into two parts, first is your prose and second is your poetry, और first poetry second prose। the famous poetic works कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि मैंने बताया था, कैडमन्स हाइम हो गए, सिनेवुल्फ के वर्क हो गए, एंड उसके बाद बियोवुल्फ हो गया। बियोवुल्फ तो खुद वर्क है। ठीक है, उसके बाद अगर प्रोज में आ गया तो यहाँ से सारे एग्जांपल्स आप उठा सकते हो। जब ये कब आप डेटा यूज कर सकते हो? अगर ओल्ड इंग्लिश के लिटरेरी वर्क्स को पूछा जाए तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं राइटिंग द अल्फाबेट। राइटिंग द अल्फाबेट, तो थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को भी हम लोग समझते चलते हैं। ठीक है, ताकि आपके लिए आसान हो। तो अब यहाँ पे समझना एक बात। ठीक है, द राइज एंड सुप्रीमेसी ऑफ वेस्ट सैक्सन, कहने का मतलब क्या होता है? थोड़ा थोड़ा बीच में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मैं देता रहूंगा। आपने पढ़ा था कि अभी 4 डायलेक्ट्स थे, 4 डायलेक्ट्स में एक डायलेक्ट था वेस्ट सैक्सन। ठीक है, अब यहां समझो, 7th सेंचुरी के आसपास में कौन सी डायलेक्ट सबसे ज्यादा फेमस थी या पावरफुल थी? दैट वाज नॉर्थम्बियन डायलेक्ट। ठीक है, लेकिन 9th सेंचुरी के आसपास में वो आउट ऑफ 4 डायलेक्ट जो हमने पढ़ा, इसमें सबसे ज्यादा हेजिमनियस यानी पावरफुल जो डायलेक्ट बन के आया वो है वेस्ट सेक्शन। अब ये वेस्ट सेक्शन क्यों बना, इसका क्रेडिट अभी उन्हीं को जाता है जिनका भी हम लोग जिनके बारे में पढ़ रहे थे, दैट इज ग्रेट एल्फ्रेड, किंग एल्फ्रेड द ग्रेट, 1871 टू 1889 एडी। यहाँ एडी लिखा हुआ नहीं, एडी। ठीक है, ये क्या थे? वेसेक्स अटेंड हायर प्रॉस्पेरिटी एंड एनलाइटमेंट। अब वेसेक्स क्या है? वेसेक्स 7 राज्यों में से एक राज्य था। अभी पढ़ा था ना हमने, नॉर्थम्बिया, केंट, मर्सिया, एसेक्स, सुसेक्स, वेसेक्स। ठीक है, ईस्ट एंग्लिया। तो वेसेक्स सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरिटी मिला, बोल सकते हैं ना, धनवान बन गया, एनलाइटनमेंट ज्यादा हुआ, और वहां पे सुप्रीमेसी इस राज्य का बढ़ने लगा। तो ऑब्वियस बात है, इस राज्य के यानी वेसेक्स का जब सुप्रीमेसी बढ़ने लगा, तो यहाँ पे जो डायलेक्ट बोली जाती थी वेस्ट सैक्सन, ये भी बढ़ेगा। तो दैट इज वाई वेस्ट सैक्सन इतना ज्यादा बाद में सुप्रीम हो गया 9th सेंचुरी में। बट शुरुआती में कौन सबसे ज्यादा पावरफुल डायलेक्ट था? याद रखना, राज्य की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डायलेक्ट की बात कर रहा हूँ। दैट इज नॉर्थम्बियन डायलेक्ट था। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब समझते हैं, ये समझना साथ साथ में द सोल ऑफ लिटरेचर। अगर आपके सामने क्वेश्चन दे देता है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के बारे में कुछ लिखो, तो जनरली उसको हम 2 बेसिस पे ही डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि एक पोइट्री के बेसिस पे, एक प्रोज के बेसिस पे। ऑलरेडी मैंने टेक्स्ट में भी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि पोइट्री में जैसे कि बियोवुल्फ हो गया, कैडमन्स हाइम हो गया, सिनेवुल्फ के वर्क हो गया। ठीक है, ये बहुत ही फेमस थे। ठीक है,
अब पोएट्री कैसे थे? पोएट्री अर्ली थे, इमोशनल थे, ओरल थे। इनका कोई रिटन रिकॉर्ड जनरली नहीं होता था। कभी-कभी तो बहुत सारे ऐसे पोएट्री बोल सकते हैं ना ऑब्लिवियन में चले गए, गुमनामी में चले गए, बिकॉज़ उनके राइटर का नाम किसी को पता ही नहीं, कोई प्रिजर्व करके नहीं रखा था कि आखिर वो राइटर कौन थे। तो बहुत सारे ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर ऐसे गुम हो चुके थे। प्रोज़ उस समय डेवलप हो रहा था। ठीक है, लेटर स्कॉलरली और रिटन प्रोज लिखा जा रहा था। जैसे एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल जो किंग एल्फ्रेड ने स्टार्ट किया था, वो उसका रिकॉर्ड था। उसके बाद वेनरेबल बीड ने, ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, वो बुक लिखा था। ठीक है, तो बहुत सारी चीजों को लिखा जाने लगा प्रोज के फॉर्मेट में। तो आखिरकार ना पोएट्री स्टार्टेड एज अ स्टोरी टेलिंग ओरली, ठीक है, नॉट इन अ रिकॉर्डेड फॉर्म, बट प्रोज was समथिंग जहां से रिटन रिकॉर्ड स्टार्ट होती है। ठीक है, चलो, अब ये भी मैंने समझा दिया पोएट्री के बारे में कि द ओरल ट्रेडिशंस ऑफ एंग्लो सैक्सन्स। तो पुराने ट्रेडिशन में क्या क्या लिखे जाते थे? तो जनरली सबसे पहले तो बियोवुल्फ के बारे में मैंने बताया था कि अ लॉन्ग एपिक पोएम ऑफ 3000 लाइन्स, जो क्या करता है, हीरो, हीरो की गाथा, बियोवुल्फ हीरो का किरदार का भी नाम बियोवुल्फ रहता है। ठीक है, इस पोएट्री में, इस वर्क में हीरोइज्म की बात करती है, जो वॉर, सी, एग्जाइल और मिंस्ट्रल लाइफ की बात करता है, मिंस्ट्रल लाइफ। अदर फॉर्म्स मैंने बता दिया जो यहाँ छोटा में लिखा हुआ है, साइड में आप देख सकते हो, कैडमन एंड सेक्रेड पोएम्स ऑफ सिनेबल, तो ये पोएट्री में थे। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी मैंने समझा दिया। याद रखना ये डिस्क्रिप्शन में सिर्फ इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि आपका एक रिवीजन होता रहे। आप टेक्स्ट के साथ साथ इसको अगर कॉम्प्लीमेंट करोगे, पिक्चर्स को, डायग्राम्स को, तो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में ये रिटेन रहेगी। तो प्रोज डेवलप लेटर देन वर्स बिकॉज इट वाज हार्डर टू मेमोराइज फॉर ओरल डिलीवरी। अब यहाँ पे ऐसा क्या हुआ? प्रोज बाद में डेवलप इसलिए हुआ क्योंकि प्रोज लिखने की चीज थी। पोएट्री लोग सुन के एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करते थे। ठीक है, और प्रोज मेमोराइज करना मुश्किल था, बट पोएट्री को गा के, गाना गा के, संग, इट वाज यूज्ड टू बी संग। तो अगर पोएट्री हम एक रिदमेटिक फॉर्म में उसको गाते हैं तो गा गा के लोग को याद हो जाता था, बट प्रोज गाने की चीज नहीं थी, इसलिए इसे मेमोराइज करना मुश्किल था, तो लिखना मजबूरी बना इनका। ठीक है, सो रिटन इन मोस्टली वेस्ट सेक्शन। तो जो भी प्रोज लिखे गए हैं, कौन से डायलेक्ट में लिखे गए हैं? वेस्ट सेक्शन में लिखे गए हैं। इट रिलाइड हेविली ऑन हाईली पोएटिक एंड रिलीजियस वोकेबलरी, हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय लैटिन सेंटेंसेस स्ट्रक्चर। मतलब जो भी प्रोज लिखे जा रहे थे वो लैटिन स्ट्रक्चर्स में लिखे जा रहे थे। अब यहाँ पे ऑलरेडी मैंने किंग एल्फ्रेड का तो नाम बता दिया था, उसके बाद वेनरेबल बीड का नाम मैंने नाम बताया था, जो कि वर्क इनका बहुत बड़ा वर्क है, एक्लेस्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, जो 731 एडी में लिखी गई थी लैटिन में। ठीक है, फिर अबॉटिक एल्फ्रिक, एबॉट, एबॉटिक में बोल रहा हूँ, एबॉट, एबॉट का मतलब क्या होता है? संत की तरह से हो सकता है, कठोर जीवन जीने वाले। एल्फ्रिक नाम याद रखना, एबॉट अगर भूल भी जाओ तो एल्फ्रिक नाम याद रखना। इन्होंने क्या लिखा था? होमिलीज लिखा था, ट्रांसलेटेड फर्स्ट 7 बुक्स ऑफ द बाइबल, बाइबल के पहले 7 बुक्स को ट्रांसलेट किया था, एंड कंपाइल्ड अ वर्नाकुलर लैटिन ग्रामर, एक वर्नाकुलर लैटिन ग्रामर की बुक बनाई थी ताकि ग्रामर, लैटिन ग्रामर के बारे में लोगों को पता चल सके। ठीक है, उसके बाद किंग एल्फ्रेड, किंग एल्फ्रेड का हमने पढ़ा कि ट्रांसलेटेड टू प्रमोट लर्निंग इन 9th सेंचुरी। और किंग एल्फ्रेड के कौन से, वेसेक्स के किंग थे वो, वहां पे कौन से डायलेक्ट बोली जाती थी? वेस्ट सैक्सन डायलेक्ट बोली जाती थी। ठीक है, ये, और हिस्टोरिकल क्या था? ये बेसिकली समझ लेना हिस्ट्री को बताता है, मॉरल वैल्यूज को बताता है, क्रिश्चियन फिलोसफी को बताता है, और एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल जो एक वर्क का नाम है, एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल वर्क का नाम है, जो 1154 तक लिखा गया था। मतलब इसे कुछ ना कुछ उसमें एड ऑन किया जा रहा था। क्रॉनिकल का मतलब क्या होता है? हर एक युगों की बात कर रहा है, तो यहाँ पे वो क्रॉनिकल की बात किया जा रहा था। तो आप यहाँ पे बेसिकली अगर सबसे बड़ा क्रेडिट अगर एक लाइन में याद रखना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, अगर यहाँ से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया कि किंग एल्फ्रेड, अंडर हिज लीडरशिप द वर्क एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल वाज स्टार्टेड एंड कंटिन्यूड। ये कंटिन्यू कब तक हुआ था? 1154 एडी तक हुआ था। ठीक है, ये हमने समझ लिया। चलो अब आते हैं राइटिंग्स द अल्फाबेट। सबसे बड़ी बात है, आज हम लोग रोमन लिपि का यूज करते हैं, हिंदी जो लिखते हैं देवनागरी लिपि का यूज करते थे। ये कौन से लेटर्स और अल्फाबेट्स को यूज करते थे? तो यहाँ पे अगर इससे भी कुछ क्वेश्चन आ गया, ओल्ड इंग्लिश डायलेक्ट्स के साथ साथ अगर अल्फाबेट्स पूछ दिया,
ठीक है, तो एक बेसिक नॉलेज आपको यहाँ रहना चाहिए, सरफेस लेवल नॉलेज भी होना चाहिए। अब ये समझना, द शिफ्ट इन लेटर्स, लेटर्स में क्या शिफ्ट हुए। पहला आता है रून्स, ठीक है, रूनेस, जिसको फुथरॉक भी बोलते हैं। ओरिजिनली इंग्लिश यूज्ड रून्स, वो लोग रून्स अल्फाबेट का यूज करते थे। अब ये क्या कैसा दिखता है, थोड़ा सा मैं इसका एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी आपके सामने दूंगा। देयर वर एंगुलर लेटर्स, वो एक एंगुलर लेटर्स थे, डिजाइन टू बी कार्व्ड विथ नाइफ इनटू वुड, कि मतलब एक नाइफ से वुड में कार्व करके वो बनाते थे, या बोन में होगी या स्टोन में। ठीक है, ये इस तरह का एक स्क्रिप्ट था, एक तरह का अल्फाबेट था जो वुड में, बोन में और स्टोन में कार्व करके बनाया जाता था। बाद में ओल्ड इंग्लिश राइटर्स और जितने भी लोग थे वो अडेप्ट कर लिए किसको, लैटिन अल्फाबेट को अडेप्ट कर लिए। कब, 597, 597 में आई थिंक एक क्रिश्चियन मिशनरी थे, ठीक है, जिनका नाम था सेंट ऑगस्टीन। तो क्रिश्चियन मिशनरीज, ठीक है, रोमन लोग भेज रहे थे जनरली क्रिश्चियनिटी का प्रचार विचार करने के लिए, बहुत सारा चीज, ठीक है। तो क्रिश्चियन मिशनरीज अराइव्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड लैटिन अल्फाबेट। क्रिश्चियन मिशनरीज का जब आगमन हुआ इंग्लैंड की धरती पे, तब वो लोग लैटिन अल्फाबेट को यूज करने लगे। अब यहाँ पे क्या होता था, द 5 स्पेशल लेटर्स, इसको एकदम एग्जैक्टली इस तरह से याद नहीं करना है, बट ये समझना आप कि एकदम बाय हार्ट करना पॉसिबल हर कोई के लिए नहीं होगा, तो इसको समझ लो यहाँ पे। बिकॉज लैटिन डिडंट हैव ऑल द साउंड्स ऑफ इंग्लिश, स्क्राइब्स यूज दीज स्पेशल केस कैरेक्टर्स। अब हुआ क्या, लैटिन में, लैटिन को जब ये लोग अडॉप्ट कर लिए एज देयर स्क्रिप्ट अल्फाबेट, तो इनमें कुछ वर्ड्स का रिप्लेस नहीं मिला, एक बोल सकते हैं ना रिप्लेसमेंट, सब्सटीट्यूट नहीं मिला। तो ओल्ड इंग्लिश राइटर्स क्या करते थे, यहाँ पे कुछ अलग स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज करते थे अपनी बातों को कहने के लिए। अब जैसे समझना, यहाँ पे ये एक जो जो लेटर दिख रहा है, ठीक है, ये बेसिकली साउंड है, ठीक है, ये ऐश साउंड कहते थे। ये यूज होता था वर्ड हैट में, हैट, कैट यहाँ यूज होता था। फिर थॉर्न, जो एक अलग बहुत ही स्ट्रेंज टाइप का आपके लिए होगा, शायद पी दिख रहा होगा, बट ये थॉर्न बोलते थे इसे। ये टीएच साउंड्स के लिए यूज होता था, जैसे थिन, थिंक। फिर एक ये साउंड होता था डी की तरह दिख रहा है जो, ठीक है, ऑल्सो ये भी द साउंड के लिए यूज होता था। ये वाला थ साउंड के लिए यूज होता था, ये वाला द साउंड के लिए यूज होता था, ठीक है, नीचे वाला द साउंड के लिए यूज होता था, जैसे दिस, ऊपर वाला थिंक, ठीक है। फिर एक होता है वाइन, वाइन का बिल्कुल इंग्लिश में इसका नाम था वाइन, बट इसका यूज हम लोग मॉडर्न इंग्लिश में नहीं करते, इसलिए शायद थोड़ा सा वियर्ड लगे। अब ये समझना, कुछ पी की तरह दिखता था, लेकिन ये डब्ल्यू के लिए यूज होता था, लुक्स लाइक अ पी। फिर एक योग होता था स्क्रिप्ट, ठीक है, ये सिंबल किसको दिखाता था, कुड बी जी और अ वाई, यानी ये दो साउंड्स के लिए यूज होता था, जी के लिए यूज होता था या वाई के लिए यूज होता था। अब इसका एक्सप्लेनेशन हम आगे देंगे। ये लास्ट वाला योग, इसे योग सिंबल समझना, ये 3 की तरह दिखता था, इस तरह से दिखता था, ठीक है, बट इसका दो साउंड भी यूज होता था। जी का साउंड यूज करने, डेवलप करने के लिए भी करते थे, इसका वाई का साउंड यूज करने के लिए भी करते थे, ठीक है। चलो इसको मैं थोड़ा सा पहले दिखा देता हूँ आपको। हाँ, अब ये देखना, ठीक है, ये समझना, मिडिल इंग्लिश डायलेक्ट्स। मिडिल इंग्लिश डायलेक्ट्स मैंने बोला कि रून्स यूज करते थे बिफोर 597 एडी, मतलब क्रिश्चियन मिशनरीज के आने से पहले वो लोग जो अल्फाबेट यूज करते थे कुछ इस तरह से इंक्लाइंड होता था वो। लेकिन 597 एडी के बाद से वो लोग ये लैटिन अल्फाबेट्स का यूज कर रहे थे, जो आज हम लोग करते हैं, ठीक है। तो रून्स वर एंगुलर एंड अवॉइडेड कर्व्स, ये एंगुलर होते थे और कर्व्स नहीं होता था इसमें, इसमें किसी टाइप का कर्व्स नहीं होता था, बिकॉज दे वर कार्व्ड इनटू स्टोन, वुड और बार्क और बोन यूजिंग अ नाइफ। अब यहाँ पे कर्व नहीं होता, हम लोग कर्सिव राइटिंग बोलते हैं ना, तो कर्व इसमें नहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि इसको लिखना नहीं होता था, इसको कार्व किया जाता था, मतलब इसको बोलते हैं ना खोद के बनाया जाता था, वुड में, बोन में या स्टोन में, इसलिए इसमें कर्व वाला जो पार्ट होता है, कर्वी पार्ट, वो नहीं दिखता है। लेकिन 597 एडी के बाद द लैटिन अल्फाबेट वाज अडॉप्टेड अलोंगसाइड द इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिश्चियनिटी, अलाउइंग कर्व्ड एंड रिटन फॉर्म। जो हम लोग कर्सिव राइटिंग किए थे, वो लैटिन अल्फाबेट के इंट्रोडक्शन, लैटिन अल्फाबेट की इंग्लिश के साथ फ्यूजन जब हुआ, जब अडॉप्ट किया इंग्लिश लोगों ने इस अल्फाबेट को, तब जाके वहां से, ठीक है, तब जाके वहां से कर्सिव राइटिंग वगैरह स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब समझना,
इसको मैं थोड़ा और समझा देता हूँ, वो जो मैं समझा रहा था। हम्म इसे भी एक्सप्लेन करता चलता हूँ मैं, ठीक है। इसे भी एक्सप्लेन करता चलता हूँ, ये भी वहां से कोरिलेट आपको दोनों पीडीएफ पढ़ लेना, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ना इमेज के फॉर्म में आएगा ना, तो याद रहेगा। जैसे समझो, द गोल्डन रूल परफेक्ट फोनेटिक्स। ओल्ड इंग्लिश में क्या होता था, जो कि पहले के सेशंस में भी हमने पढ़ा है, कि फोनेटिक यानी स्पेल्ड एग्जैक्टली एट इट्स साउंड। जो उसका स्पेलिंग रहेगा वो साउंड रहेगा। कोई भी साइलेंट लेटर नाम का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। जैसे निमोनिया में पी साइलेंट होता है, कुछ ऐसा नहीं था। सुनामी में टी साइलेंट होता है। ये कॉन्सेप्ट ओल्ड इंग्लिश में नहीं होता था। मॉडर्न इंग्लिश में ये आने लगा बिकॉज एटमोलॉजिकल का मतलब था शब्द का इतिहास कहाँ से आया, स्पेल्ड बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल रूट्स, ठीक है। शुरुआती दिनों में वो शब्दों को उसके हिस्टोरिकल रूट्स के आधार पर बेसिस किया जाता था, जिसको क्या किया गया, बहुत सारे लेटर्स को साइलेंट कर दिया गया। बहुत सारे लेटर्स को हटाया नहीं गया, वो वर्ड्स में है। आई डोंट नो वाई, उसे हटा भी देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनामी को अगर एस से भी चालू करते तो कोई दिक्कत नहीं था, बट ये टी क्यों लिखे, क्योंकि टी से उनका कुछ इतिहास है वर्ड का, कहीं ना कहीं, तो इसलिए उसको रखा गया। बट प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में, फोनेटिकली उसको एब्सेंट कर दिया गया, साइलेंट कर दिया गया, ठीक है। तो नो साइलेंट लेटर्स, ये ओल्ड इंग्लिश का एक बहुत बड़ा एक कैरेक्टरिस्टिक था, जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। उसके बाद आता है मैक्रोन। मैक्रोन क्या होता है, मैक्रोन होता है किसी वर्ड के ऊपर जो आप ये साइन देखते हो, इससे हटा दिया गया, द मैक्रोन, जिसको क्या बोलते हैं, इसको लॉन्ग वॉवेल्स बोलते थे। अब इसको थोड़ा सा हम टेक्स्ट में और अच्छे से समझाएंगे, अभी समझ लो, बेसिक समझ लो। ये जो मैक्रोन है इसे हटा दिया जाता था, जिसे मेटन को मीट किया गया, हुस को हाउस किया गया, बॉक को बुक किया गया, स्टैंड को स्टोन किया गया, हु को काउ किया गया। फिर ये समझना, ए साउंड, ठीक है, जैसे ऐश साउंड हमने पढ़ा था, द ऐश। अब यहां समझना, अ डिस्टिंक्ट लेटर रिप्रेजेंटिंग द ए साउंड। ए मैं इस तरह से पढ़ रहा हूँ, एग्जैक्टली इसको ए साउंड नहीं बोलते हैं, बट मैं नॉर्मली बस पढ़ रहा हूँ, ठीक है। नॉट अ मॉडर्न फोनेटिक सिंबल, ये मॉडर्न फोनेटिक सिंबल, ठीक है। अ डिस्टिंक्ट लेटर रिप्रेजेंटिंग द साउंड, नॉट अ मॉडर्न फोनेटिक सिंबल। ये आज भी फोनेटिक्स में यूज होता है, कैट, हैट, बैट में यूज होता है। अगर आप फोनेटिक्स पढ़े तो ये सिंबल आप शायद कहीं देखे होंगे, ठीक है। बट मैं थोड़ा सिंप्लीफाई तरीके से इसलिए बोल रहा हूँ जी, क्योंकि वैसे कुछ लोग होंगे जो इंग्लिश और फोनेटिक्स को बहुत डीप से नहीं पढ़े होंगे, तो एक लेमैन की तरह समझना जरूरी है। अब जैसे समझना, ये जो सिंबल है उसको सिंबल समझ लो। अब इसे फेनोम कहते हैं, मॉर्फेम कहते हैं, क्या कहते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स भी लैंग्वेज में समझने का, घुसने का जरूरत नहीं है। अब ये समझो, ये जो साउंड है ये दिखता था, यूज होता था पहले स्पेलिंग्स में, अब इसे हटा दिया गया। बैक, बैक, फैडर, फादर। तो ये कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलती है। उसके बाद अब जैसे कि मैंने कहा आपको, आ, ये सी, सी नहीं, मैं आपको ये दिखाना चाहता था, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको भी बोला भी था, योग साउंड, वापस मैं आ जाता हूँ, ठीक है। योग, ये जो साउंड है इसको दो अल्फाबेट्स के लिए यूज किया जाता था। जी के लिए भी यही साउंड आता था, सिंबल आता था, और वाई के लिए भी यही सिंबल आता था। कैसे आता था समझो। पहले ये जो सिंबल है इसको हम लोग यूज करते थे हार्ड जी की तरह पे, हार्ड जी, हार्ड जी मतलब, अब जैसे समझो, ग्लैड, तो ग्लैड में जी के जगह ये यूज होता था। थिंग, थिंग में जी कहाँ है, लास्ट में है, तो वो ये वाला यूज होता है जो थ्री की तरह दिख रहा है, इसे योग सिंबल हम लोग कहते हैं। इसको एक और लेटर का रिप्लेसमेंट की तरह यूज करते थे हम लोग, दैट इज वाई। वाई में, अब जैसे ईयर में वाई की जगह ये यूज करते थे। डे में, ठीक है, डे में वाई, ये बीच वाला मत देखना, ऐश साउंड मत देखना, ये वाई की जगह देखना, वाई की जगह जो ये हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ये किसका रिप्लेसमेंट था, ये दो अल्फाबेट्स का रिप्लेसमेंट था, मतलब दो अल्फाबेट्स के जगह पे इसको यूज किया जाता था। ये हार्ड जी साउंड के लिए यूज होता था, और ये वाई साउंड दोनों के लिए यूज होता था। तो यही मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा था कि योग यानी थ्री कुड बी अ जी और अ वाई साउंड, कुड बी अ जी और अ वाई साउंड। ईयर में भी यूज हो सकता था, ईयर में भी यूज हो सकता था, ग्लैड में भी यूज हो सकता था, थिंग में भी यूज हो सकता था, और डे में भी यूज हो सकता था। तो ये दो वर्ड का रिप्लेसमेंट था, जी और वाई दोनों के जगह पे इस सिंबल का यूज किया जाता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रोनाउंसिएशन रूल्स, ये मैंने अभी समझाया था जस्ट आपको, ये मैंने अभी जस्ट समझाया था आपको। मैं वापस इधर आ जाता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये क्या क्या एक्चुअली मैं कह रहा था,
कि द गोल्डन रूल क्या है, नो साइलेंट लेटर्स, कोई साइलेंट लेटर्स का यूज नहीं किया जाता था, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। यानी इन ओल्ड इंग्लिश एवरी इंग्लिश लेटर इज प्रोनाउंस्ड, ओल्ड इंग्लिश में हर एक लेटर को प्रोनाउंस करना पड़ता था, इसका प्रोनाउंसिएशन किया जाता था। जैसे अभी ये देखो सी नाइट, अब इसको क्या पढ़ोगे सी नाइट, लेकिन ये नाइट पढ़ते थे। यू प्रोनाउंस द सी, द एन एंड द एच, सी नाहित, सी नाहित, इसको कुछ ऐसे पढ़ते होंगे, मतलब एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन में इस प्रोनाउंसिएशन के साथ जस्टिस नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बस ये बताना चाहता हूँ, ये नॉलेज इंपार्ट करना चाहता हूँ कि एम्फसाइज किया जाता था, और वो कॉन्सोनेंट्स को प्रोनाउंसिएशन एक्सप्लिसिट होता था, वो बहुत डेलिबरेट होता था, वो यूज किया जाता था। ठीक है, द प्रोनाउंसिएशन सी एन और एच एक रफ थ्रोट साउंड की तरह यूज किया करते थे। अब ये कॉन्सेप्ट हट चुका है। अब जैसे नाइट हम लोग पढ़ते हैं, नाइट में के को हम लोग नहीं पढ़ते, सिर्फ नाइट पढ़ते हैं। ठीक है, अगला देखो वॉवेल्स एंड एक्सेंट्स, वॉवेल्स एंड एक्सेंट्स क्या, मैक्रोन्स, जैसे ए ई आई ओ यू, अब ये क्या है, वॉवेल है, लेकिन इसके पहले जो आप ये देख रहे हो ऊपर में एक डैश टाइप का, वो क्या है, तो अ लाइन ओवर अ वॉवेल मीन्स अ लॉन्ग वॉवेल। मतलब अगर किसी वॉवेल के ऊपर लाइन का यूज किया जाता था तो उसको हम लोग लॉन्ग वॉवेल कहते थे, और यही मैक्रोन होता है, हेल्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम। इसका मेन पर्पस क्या था, इसका पर्पस था कि किसी भी वर्ड को जहां भी ये यूज किया जा रहा सिंबल, उस वर्ड को थोड़ा ज्यादा देर तक होल्ड किया जाए स्पीच में। जब जैसे आप बोल रहे हो ना, तो जैसे आप ई बोल रहे हो, तो ई ए आई ओ यू शॉर्ट में निकल गया, लेकिन अगर इनका यूज कर तो ए ई, मतलब थोड़ा होल्ड करो, इस तरह का इसका फीचर हुआ करता था। इसको मैक्रॉन्स कहते थे। तो ये भी जनरली चेंज हो गया मॉडर्न इंग्लिश में। फोनेटिक स्पेलिंग, ये क्या, वर्ड्स वर स्पेल्ड एग्जैक्टली एज दे साउंडेड दैट टाइम। मतलब नाइट है तो केनाइट या सिनाइट, कुछ इस तरह से प्रोनाउंस करना है, साइलेंट कुछ नहीं होगा, कोई लेटर शांत नहीं बैठेगा, सब है, सबका कुछ ना कुछ साउंड आना चाहिए, यहाँ पे ये कहा जा रहा है। ठीक है, अब जैसे देखो स्पेसिफिक कॉन्सोनेंट साउंड्स, वॉवेल के बारे में भी कुछ कुछ समझा, अभी जैसे कि यहाँ समझना, साउंड्स के बिफोर ए ई आई ओ यू, कैट, साउंड सी एच बिफोर चाइल्ड, इसको रिमूव कर दिया गया, मतलब के को, सी को, आज हम लोग कैट पढ़ते हैं बट के लिखते थे ये लोग, सी एच के जगह पे वो लोग इस तरह से कुछ लिखते थे। द कॉम्बो एस सी क्या है, एस एच, जैसे ये समझना, मैं ये वाला बेटर समझाता हूँ, ये इससे थोड़ा ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये ज्यादा इजी होगा समझना। जहां भी अल्फाबेट एस सी लिखा रहता था उसमें एस एच का साउंड आता था, मतलब जहां स्किप टाइप का कुछ साउंड आएगा, बट इसे एक्चुअली प्रोनाउंस क्या करेंगे, शिप करेंगे। तो ये एस सी साउंड एस एच साउंड को प्रोनाउंस करता था, एस सी अल्फाबेट एस एच साउंड को फोनेटिकली इम्पार्ट करता था। लेटर एच, अब ये क्या, एट द स्टार्ट नॉर्मल एच, मिडिल, इसको डायग्राम से भी मैं समझाता हूँ, थोड़ी देर में रुक जाओ, मैं इसको समझाता हूँ। एट द स्टार्ट नॉर्मल एच, इन द मिडिल एच रफ, मिडिल और में सी एच केम टू द बैक ऑफ द थ्रोट लाइक डब्लू, लॉच। अब ये डबल कॉन्सोनेंट्स पहले समझ लो, फिर इसको चार्ट से समझेंगे एक बार जाके। इफ अ वर्ड हैज टू और सेम लेटर्स, ठीक है, टू और मतलब दो अगर सेम लेटर है, तो यू होल्ड द कॉन्सोनेंट साउंड स्लाइटली लॉन्गर। जैसे हैबैन, अब यहाँ डबल कॉन्सोनेंट का यूज किया गया, दो बार बी का यूज किया गया, तो हैबैन, हैबैन हम लोग कैसे पढ़ेंगे, हैबैन, हैबैन हम लोग कैसे, अभी अगर नॉर्मल अगर आप किसी को इसको प्रोनाउंस करने बोलो तो क्या बोलेगा, हैबैन। पहले लोग बोलते थे हैबैन, मतलब उसको थोड़ा होल्ड करना पड़ता था। अब इसको थोड़ा चार्ट से समझते हैं। ठीक है, चार्ट देखो क्या कह रहा है। देखो चार्ट ये कह रहा है, ये मैं समझा रहा था, एस सी और एच वाला देखना, ये जो मैं समझा रहा था यहाँ से थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा, अगर वो समझ में नहीं आया होगा तो। जो स्किप था उसको शिप पढ़ते थे, एस सी वाला साउंड देखो, एस सी कहाँ पे है, एस सी है, एस सी, इसको फिश को कुछ इस टाइप से वो लोग लिखते थे, चर्निप को कुछ ऐसा लिखते थे वो लोग। लेटर एच के साथ क्या होता था, ठीक है, लेटर एच क्या था, किसी वॉवेल के पहले हाउस, ये लॉन्ग वॉवेल लगता था जो मैक्रोन वाला, अब उसको आज हम लोग ये पढ़ते हैं, राइट। ठीक है, मेडियली एंड फाइनली, जैसे समझना, लाइट को लियोथ ये लोग लिखते थे,
डॉटर को डॉथर लिखते थे। तो मतलब ये कुछ एग्जाम्पल्स है। अब इसका फोनेटिकली अगर हम बहुत ज़्यादा इसका डाइसेक्शन करने लगे और अगर हम इसके डेप्थ में और जाने लगे तो इसमें और ज़्यादा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा, बट उतना आपको याद नहीं रखना है, एक एक याद नहीं रखना। मेन एजेंडा क्या है यहाँ पे? मेन एजेंडा है कि वॉवेल्स में चेंजेस आया, कॉन्सोनेंट्स में कुछ चेंजेस आए। पहले कुछ और अल्फ़ाबेट यूज़ होता था, रूइंस होता था, उसके बाद ये लोग लैटिन यूज़ करने लगे। लैटिन के बाद कर्व राइटिंग यूज़ होता था। रून्स क्यों में कर्व क्यों नहीं यूज़ होता था? बिकॉज वहाँ पे उसको स्टोन में, वुड में एंड बोन में कार्व किया जाता था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि एक्सेंट्स में क्या क्या हुआ था। मैक्रोन्स को जनरली लॉन्ग वॉबल्स की तरह यूज करते थे, जिसको हटा दिया गया था। और सबसे बड़ी बात, अगर बहुत सारा चीज याद ना हो, दो पॉइंट तो याद रख सकते हो ना आप। दो पॉइंट्स ये याद रख सकते हो कि जो भी वर्ड्स थे उसको प्रोनाउंस करना कंपलसरी था, यानी देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ साइलेंट अल्फाबेट्स। साइलेंट अल्फाबेट नहीं हो सकता था। और दूसरा, ये मैक्रोन को हटा दिया गया था। अब ये क्या होता है? मैक्रोन्स क्या होता था? मैक्रोन्स होता था किसी वॉवेल के ऊपर जो डैश साउंड होता था। ठीक है, जिसका मतलब होता है कि लॉन्ग वॉवेल। और ये क्यों पर्पस होता था? क्योंकि वर्ड्स को थोड़े ज़्यादा देर तक होल्ड रखना है। ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पे समझाने की ये कोशिश की जा रही है। ठीक है, उसके बाद अगर आप ये दोनों पॉइंट्स को छोड़ दो, अगर कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो भूल जाना। लेकिन ये एससी वाला याद रखना कि एससी वाले यानी शिप को पहले कुछ ऐसे लिखते थे ये लोग, यानी ठीक है, जिसको एसएच से चेंज कर दिया गया। ठीक है, एंड ये याद रख सकते हो आप यहाँ पे कि डबल कॉन्सोनेंट्स, यानी डबल कॉन्सोनेंट्स मतलब अगर दो बार यहाँ बी का यूज किया गया तो इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस ये था कि उससे होल्ड करना है। जैसे हम लोग हैबैन पढ़ेंगे, वो लोग हैबैन, रुकेंगे वो वहाँ पे, थोड़ा होल्ड करेंगे। तो ये कुछ पर्पस यहाँ पे दिखाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवांस ग्रामर, दैट इज द उमलॉट। इसे हम लोग क्या कहते हैं? वॉवेल म्यूटेशन कहते हैं। वॉवेल मतलब शब्दों में चेंजेस आया था। अब समझिए, दिस वॉज द प्रोसेस वेयर अ वॉवेल चेंज इट्स साउंड बिकॉज ऑफ द साउंड इन द फॉलोइंग सिलेबल। ठीक है, यानी क्या हुआ था कि वॉवेल्स में भी कुछ कुछ चेंजेस आने लगे थे। द रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या हुआ? दिस एक्सप्लेन्स व्हाई वी हैव इरेगुलर वर्ब्स टुडे। बहुत बार आज आप पढ़ते हो ना इरेगुलर वर्ब्स। जैसे फुट का प्लूरल क्या हो जाता है? फुट का प्लूरल क्या हो जाता है? फीट हो जाता है। माउस में ओ यू को हटा के आई से चेंज कर दिया जाता है। तो जो इंटरनल वॉवेल्स का चेंज हुआ, ये भी कुछ ना कुछ उसका कारण, ये म्यूटेशन के कारण का हुआ। मतलब देयर वाज अ ह्यूज म्यूटेशन इन द वॉवेल। शब्दों को चेंज किया गया और इंटरनल वॉवेल्स को चेंज किया जा रहा था सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। इन्फ्लेक्शंस, इन्फ्लेक्शंस का मतलब क्या होता है? केस एंडिंग्स, शब्दों में वेरिएशन कितना आता है। ओल्ड इंग्लिश यूज्ड एंडिंग्स ऑन द वर्ड्स टू शो देयर रोल इन अ सेंटेंसेस। यानी ओल्ड इंग्लिश यूज्ड एंडिंग्स, वो शब्द के लास्ट में एंडिंग्स बताते थे कि वो क्या कहना चाहते हैं सेंटेंस में। अब जैसे जेंडर्स अगर हम देखेंगे तो एवरी नाउन वाज आइदर अ मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूटर। ओल्ड इंग्लिश अगर ग्रामर के बारे में अगर कोई पूछे आपसे, ठीक है, ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के बारे में पूछे आपसे, तो पहला तो ये आता है कि इंटरनल वॉवेल्स का चेंज जो आज होता है, आज हम लोग जो करते हैं, माउस का माइस करते हैं, फुट का फीट करते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस वोवेल म्यूटेशंस नोन एज अमलॉट। ठीक है, दूसरा दूसरा यहाँ पे ये है कि यहाँ पे तीन जेंडर का यूज किया करते थे वो लोग, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर। और ग्रामर में फोर केसेस, मेन केसेस यूज करते थे ये लोग। नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव आज भी यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, आप लोग ग्रामर में सुने होंगे। नॉमिनेटिव का मतलब है यूज्ड फॉर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब हिंदी में बोलते हैं ना, कर्ता, जिसने काम किया। दूसरा आता है जेनिटिव, जेनिटिव का मतलब फॉर पोजेशन, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़े हो ना आप लोग, माई, आवर, योर, हर, हिज, देयर। ठीक है, तो पॉजिटिव, तो यहाँ पे ये लोग क्या करते थे? ओनरशिप दिखाते थे, लाइक पॉजिटिव एस। डेटिव क्या होता है? डेटिव का मतलब होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट द रिसीवर। जैसे ही टॉट मी इंग्लिश, मान लो मैं अगर सेंटेंस लिखता हूं, ही टॉट, व्हाट गाइस, मी, जस्ट अ मिनट गाइस, ये ही, एक मिनट गाइस, ही टॉट, थोड़ा पेन ठीक से नहीं चल रहा है बट अगेन आप समझ लो, मी इंग्लिश। हम्म
अब यहाँ पे क्या हुआ, इंग्लिश जो हो गया वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यहाँ जो मी मैंने यूज किया ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जिसे रिसीवर एक्शन का, अब उस वो मुझे वो सिखा रहा है, किसे सिखा रहा है, मुझे सिखा रहा है, क्या सिखा रहा है, इंग्लिश सिखा रहा है। तो इंग्लिश यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये एक्टिव पैसिव में भी ये कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है, कभी कभी एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन इस तरह से बनता है, ही टॉट मी इंग्लिश, तो इंग्लिश इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये जो है मी वो क्या है, डेटिव, जिसे आज हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, जिसे रिसीवर ऑफ द एक्शन, सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एक्शन एंड इट इज द रिसीवर ऑफ एक्शन, ठीक है। ठीक है, चलो तो आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं वॉवेल म्यूटेशन आपने समझ लिया, आपने ये समझ लिया जेंडर्स, ग्रामर की बात की जा रही है। ये डेटा कब यूज होगा, ये डेटा तब यूज होगा जब आपसे पूछेगा एक्सप्लेन अबाउट ओल्ड इंग्लिश ग्रामर, यू कैन यूज दिस डेटास, किसमें वॉवेल म्यूटेशन हुआ, इन्फ्लेक्शंस हुआ, ठीक है, हैवी इन्फ्लेक्टेड था, अब इन्फ्लेक्शन के बारे में पहले के क्लासेस में भी हम लोगों ने देखा है। उसके बाद जेंडर्स, 3 जेंडर्स थे, उसके बाद 4 मेन केसेस थे। तो केसेस में अभी हमने देखा कि पहला था नॉमिनेटिव, जेनेटिव और डेटिव। डेटिव को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, दैट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ समझते हैं चौथा जो केस आता है, दैट इज एक्यूजेटिव। एक्यूजेटिव का मतलब होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको एग्जांपल देख लो, तभी मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था, ही टॉट मी इंग्लिश, यहाँ जो इंग्लिश वर्ड है ये डीओ है, डीओ मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और मी जो है वो आईडीओ है, मी जो है वो आईडीओ है, मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये दो केसेस का जनरली यहाँ पे मतलब ये 4 केसेस का यूज यहाँ पे किया जाता था। दो स्पेसिफिकली ऑब्जेक्ट है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डेटिव कहते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम लोग एक्यूजेटिव कहते थे, ठीक है। ये सब ग्रामर की बात है। उसके बाद देखो डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब दैट द, आर्टिकल भी हम लोग द यूज करते हैं ना। अब जैसे समझ लो, पहले यहाँ कुछ ऐसे समझना, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द, ओल्ड इंग्लिश स्पीकर्स हैड टू चूज बेस्ड ऑन जेंडर एंड केस, ठीक है। जैसे कि अगर द मैन या दैट मैन, द वुमैन या दैट वुमैन, अगर कुछ ऐसा यूज करना है, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है, द मैन मतलब वो मैन, द मैन अगर मैं बोलूं तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, वो किसी खास पर्सन की तरफ मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, इशारा बता रहा हूँ। तो अगर कोई कहा गया द, अगर मैं द मैन दैट मैन कह सकता हूँ, द मैन मतलब वो, जैसे जिसके बारे में आप और मैं दोनों जान रहे हैं। हम आर्टिकल द क्यों यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं ना इसे। डेफिनेट आर्टिकल एक्चुअली करता क्या, डेमोन्स्ट्रेटिव करता है। द मतलब वो समझो, ये यानी कि तुम भी जान रहे हो, हम भी जान रहे हैं, या हमारी नजरों के सामने है, इसलिए हम इसे डेमोन्स्ट्रेटिव कहते हैं। मतलब इसे दिखाने के लिए, इशारे बताने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए किया जाता है। पहले क्या होता था, अच्छा, आज इसमें कोई अंतर नहीं होता, अब द मैन बोलो चाहे द वुमेन बोलो, दैट मैन बोलो चाहे दैट वुमेन बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पहले क्या होता था कि जेंडर के बेसिस पे ये डेमोन्स्ट्रेटिव्स का यूज किया जाता था। जैसे कि अगर द मैन कहना है तो एस सी मैस्कुलिन कहेंगे, और फेमिनिन के लिए लोग एस ई ओ, यहाँ लॉन्ग वॉवेल का यूज किया जाता था। वैसे ही मैं पढ़ रहा हूँ बट इसे कुछ और ये लोग बोलते थे, मतलब द मैन या दैट मैन और द वुमेन। और न्यूटर जेंडर के लिए कुछ इस तरह से यूज करते थे लोग, ठीक है। सभी का मतलब एक ही है, सभी किसका रिप्लेसमेंट है, दैट का या द का। सभी वर्ड्स यहाँ पे जो है ये या तो द का या तो दैट का रिप्लेसमेंट है, ठीक है, या तो दैट का रिप्लेसमेंट है। लेकिन यहाँ पे आज इन्हीं दोनों से हम हर एक जेंडर पे हो, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, हम काम चला सकते हैं। बट पहले क्या था, मैस्कुलिन होगा तो ये वाला सिंबल लगेगा, फेमिनिन होगा तो ये लगेगा, न्यूटर होगा तो ये लगेगा। तो समझो कि ग्रामर ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी ना। आज आप एक द या दैट से किसी के साथ लगा दो, कोई भी जेंडर के साथ लगा दो, बट पहले ये स्पेसिफिकली लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये पेचीदगी समझनी पड़ती थी, ठीक है। अब समझते हैं ओल्ड इंग्लिश वोकैबलरी, ठीक है। तो इसको यहीं तक, आ, इसको मैं अगले सेशन पे लेके चलूंगा ओल्ड इंग्लिश वोकैबलरी को गाइस, ठीक है। इसको यहीं तक रखते हैं आज हम, ठीक है। एक बार हम इसका चार्ट को समझ लेते हैं, जो जो चीज छूटा हुआ मेरा उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, ताकि ये हो। ये मैंने समझा दिया लेटर योग क्या है, फिर ये ऑलरेडी मैंने समझा दिया कि ये दो सिंबल है, जो पी की तरह दिख रहा है, एक डी की तरह दिख रहा है, ठीक है। ये टी एच साउंड के लिए यूज करते थे, थ और द के लिए यूज करते थे, ये भी मैंने आपको बताया था जस्ट अभी थोड़े देर पहले मैंने इसमें बताया था, उसी का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। हाँ, ये वाला देखना, ठीक है।
ये थॉर्न साउंड होता है पी वाला, और डी वाला को ईटीएच ये लोग कहते हैं। थॉर्न साउंड थ के लिए यूज करते थे, एंड ईटीएच साउंड ये लोग द के लिए यूज करते थे। तो यहाँ जो देख रहे हो, तो पी वाला कौन सा हो गया, पी वाला देखो क्या हो गया, पी वाला थॉर्न, डी वाला ईटीएच, तो यानी थॉर्न साउंड थैंक, ठीक है। और यहाँ भी क्या हो गया, टूथ, टूथ थ लग रहा है, ये वाला बेद, ठीक है, बेडियन, बेथ। तो यानी बेसिकली थ या द के लिए ये दोनों का रिप्लेसमेंट होता था। अब हिंदी में हम लोग थ और द बोल रहे हैं, एग्जैक्टली ये भी सही तरीका नहीं है इसको देखने का, बट मैं अपने तरीके से समझा रहा हूँ। आप सिर्फ याद रखना है इसको, अगर हिंदी से अगर हम इसको फ्यूज करके पढ़ेंगे तो थोड़ा सा और हमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा। अभी बस इतना याद रखो, ये दो सिंबल यूज होते थे किसके लिए, टीएच साउंड के यूज होते थे। टीएच स्पेलिंग जहां जहां होता है, थैंक में भी टीएच आ रहा है, टूथ में भी टीएच आ रहा है, बेथ में भी टीएच छुपा हुआ है, ठीक है। तो ये दो सिंबल इसके लिए यूज किए जाते थे, जो कि अब रिप्लेस कर दिया गया है। अब यहाँ पे कहा गया है कि 900 एडी में, बाय दिस टाइम, ठीक है, रिप्लेस्ड बाय द टीएच अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लैटिन स्पेलिंग एंड द ग्रीक लेटर थेटा। मतलब ग्रीक भी इन्फ्लुएंस हुए थे, तो थेटा थ साउंड हुई ना, थीटा, थेटा पढ़ रहा हूं मैं, थीटा, ठीक है, थीटा गामा पढ़ा होगा आपने, तो थीटा साउंड एंड लैटिन इन्फ्लुएंस के कारण, मतलब यहाँ पे एक सिंपल समझो, यहाँ पे समझना ये है आपको कि 900 एडी तक ये जो दो सिंबल है, जो थॉर्न पी वाला, ईटीएच डी वाला, इन दोनों को हटा दिया गया सिर्फ टीएच से। मतलब एक टीएच ये दोनों साउंड को रिप्लेस कर दिए मॉडर्न इंग्लिश में। तो यहां से आप एग्जांपल दे सकते हो, पैंक का मतलब थैंक, टॉप का मतलब टूथ, और बैदियन यहाँ बेथ, जहां पे टीएच का यूज किया गया है। यहाँ थैंक में शुरू में है, टूथ में लास्ट में है, बेथ में बीच में है, ठीक है, ये समझ में आ गया आई हो। उसके बाद ये भी मैंने कुछ आपको बता दिया था, फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए कि स्ट्रिक्ट रूल्स क्या था, कि नो साइलेंट लेटर्स और डबल कॉन्सोनेंट्स, नो साइलेंट कॉन्सोनेंट्स, साइलेंट अल्फाबेट तो होगा ही नहीं, कॉन्सोनेंट्स तो खास करके होगा ही नहीं। एवरी लेटर वाज प्रोनाउंस्ड इंक्लूडिंग सी एंड द गटरल एच, जैसे नाइट में ये एक एक लेटर को पढ़ना है आपको। और डबल कॉन्सोनेंट्स ये जनरली मिडिल ऑफ द वर्ड्स में यूज किए जाते थे। इनका पर्पस क्या था, जैसे हैबन का मतलब क्या होता है, हैव, अभी हमने वर्ड पढ़ा ना हेवन, हेवन क्या है, हैव। टेलन का मतलब क्या होता है, टेल। सिटैन का मतलब क्या होता है, सिट। तो यहां इन डबल कॉन्सोनेंट्स को हटा दिया गया, डबल कॉन्सोनेंट्स को, और इसको सिंप्लीफाई करके कुछ इस तरीके के वर्ड्स हमारे सामने इवॉल्व हो गया है। मतलब ओवरऑल आप यहाँ पे क्या समझ सकते हो, स्पेलिंग्स को सिंप्लीफाई किया गया, ग्रामर को सिंप्लीफाई किया गया, प्रोनाउंसिएशन को सिंप्लीफाई किया गया, वोकैबुलरी को सिंप्लीफाई किया गया। तो आज का हम लोग जो जो सेशन अभी हम लोग पढ़े वो है डायलेक्ट्स के बारे में, ठीक है। अब एक और चीज समझ लो यहाँ पे, ठीक है, द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इंग्लिश, द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश का जो फाउंडेशन हुआ, ठीक है, वो ओल्ड इंग्लिश डायलेक्ट्स पे, लिटरेचर पे, मैकेनिक्स पे हुआ। यानी ओल्ड इंग्लिश वाज नॉट क्योटिक, कहा गया कि ओल्ड इंग्लिश ऐसा नहीं कि क्योटिक था, हमें लगता है अरे यार कितना पेचीदा सा था यार, इतना कॉम्प्लेक्स था, ठीक है, तो इट वाज नॉट क्योटिक। यहाँ पे ऐसे लिंग्विस्टिक्स कहते हैं इस बात को, इट वाज अ जियोग्राफिकली डाइवर्स, इमोशनली रिच एंड फोनेटिकली प्रिसाइज सिस्टम दैट लेड द ग्राउंडवर्क फॉर द लैंग्वेज वी स्पीक टुडे। मतलब ये बहुत ही डाइवर्स था ओल्ड इंग्लिश, जिसको लेकिन क्योंकि वो अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग रीजन से इन्फ्लुएंस था, उसको कंसोलिडेट करके एक सिंप्लीफाइड लैंग्वेज की तरह हमारे सामने पेश किया गया है, ठीक है। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ओल्ड इंग्लिश वोकैबुलरी। ये हमारा टॉपिक क्या था, ओल्ड इंग्लिश डायलेक्ट्स। अगर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछता है रिगार्डिंग टू लाइक एक्सप्लेन द ओल्ड इंग्लिश dialects, या explain the characteristics of old English on the basis of their dialects, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आपके सामने, ठीक है, तो याद रखना आपको ये डेटा यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और जो लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लेट मी टेक यू टू द क्वेश्चंस, मैं सीधा क्वेश्चंस पे आपको ले जाना चाहता हूँ, फिर कुछ बीच की चीजें हैं जो मैं, जस्ट अ सेकेंड, मैं कुछ पॉइंट्स है जो आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, जस्ट अ मिनट गाइस।
एक सेकेंड, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। आप फर्स्ट वाला क्वेश्चन देख सकते हो, आप फर्स्ट वाला क्वेश्चन देख सकते हो। एक्सप्लेन द मेन ओल्ड इंग्लिश डायलेक्ट्स एंड देयर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स। एक्सप्लेन द मेन ओल्ड इंग्लिश डायलेक्ट्स एंड देयर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स। ठीक है, ये आपको देखना है। अच्छा, यहाँ पे ज़्यादा नहीं, हम लोग गाइस ख़त्म कर ही लेते हैं, ठीक है। 4-5 पेज का है सेशन, क्योंकि मैं लंबा लेना चाह रहा था, नहीं लेना चाह रहा था, बट फिर भी चलो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर ये पेंडिंग में नहीं छोड़ता मैं इसे, आज ही इसी सेशन में ही ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। चलो, तो हमने ओल्ड इंग्लिश डायलेक्ट समझ लिया, इसे ख़त्म ही कर देते, ताकि क्या होगा ना कि फिर आज का ये सारा पूरा पीडीएफ कंपाइल होगा, नहीं तो फिर इसको 2 पार्ट में मुझे अपलोड करना पड़ जाएगा, तो वो ज़्यादा थोड़ा सा मिक्स हो जाता है, होच पोच हो जाएगा, उससे बेटर है कि इसे ख़त्म ही कर लेते हैं आज हम लोग। चलो, तो अगला जो हमारा पॉइंट है, ये समझते हैं ओल्ड इंग्लिश वोकैबुलरी। हमने डायलेक्ट समझ लिया, 4 डायलेक्ट्स थे, ठीक है। अब वोकैबुलरी को समझो। सबसे पहली बात, ओल्ड इंग्लिश वोकैबुलरी, ओल्ड इंग्लिश वोकैबुलरी, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, अब यहाँ देखो, वोकैबुलरी में जर्मेनिक फाउंडेशन क्या था, यहाँ पे क्या रहा है, ओल्ड इंग्लिश डिडंट जस्ट अपीयर आउट ऑफ नोवेयर। ओल्ड इंग्लिश अचानक से कहीं प्रकट नहीं हो गया, इट केम फ्रॉम जर्मैनिक ट्राइब्स, ये जर्मैनिक ट्राइब से आए थे, जो कि हम लोग को क्लियरली पता है, एंजल, सैक्सन्स एंड जूट्स, हु मूव टू इंग्लैंड, जो लोग इंग्लैंड आए थे, पहले लुटेरे थे, फिर बाद में इंग्लैंड में सेटलमेंट होने लगा इनका। बिकॉज ऑफ दिस, इसके कारण में, द बोन्स ऑफ आवर लैंग्वेजेस आर जर्मैनिक। बोन्स का मतलब है कि हमारे अगर शरीर है, ये भाषा है, तो इसकी हड्डियां यानी जो सांचा है, जो बेन स्ट्रक्चर है, वो इसका जर्मैनिक फाउंडेशन है। क्यों? क्योंकि जर्मैनिक ट्राइब्स का देन है। अब समझना इसका बेसिस क्या है। द बेसिस, मोस्ट ऑफ आवर एवरीडे वर्ड्स फॉर फैमिली, नेचर एंड सर्वाइवल कम्स फ्रॉम दिस एरा। हमारे जिंदगी का जो फैमिली में जो वर्ड्स यूज करते हैं, नेचर का वर्ड्स यूज करते हैं, ये इसी एरा का कंट्रीब्यूशन है, देन है। एग्जाम्पल्स देख लो, एग्जाम्पल्स क्या क्या, जैसे शब्द जैसे मदर हो गया, फादर हो गया, ब्रदर हो गया, हाउस हो गया, लैंड, आर्म, आई, ये एंड ईट, ये सारे के सारे कैसे वर्ड्स है, जर्मनिक वर्ड्स। ऑल्दो कि इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे वर्ड्स को बोरो करके लिया गया था, बट ये सारे के सारे जर्मनिक वर्ड्स हैं। व्हाई इट मैटर्स, ये मैटर क्यों करता है, इवन दो इंग्लिश हैज बोरोड थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स फ्रॉम फ्रेंच एंड लैटिन, बहुत सारे हमें पता है कि नॉर्मन इन्वेजन जब हुआ था, उसके बाद से बहुत सारे वर्ड्स को लिया गया, एंडलेस वर्ड्स को लिया गया, बाकी लैंग्वेजेस से बोरो किया गया, ठीक है। वी स्टिल यूज दीज ओरिजिनल जर्मैनिक वर्ड्स इन मोस्ट ऑफ आवर डेली कन्वर्सेशन, मतलब फिर भी कुछ ऐसे जर्मैनिक वर्ड्स हैं जो हम लोग डेली कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। हाँ, बहुत सारे जर्मैनिक वर्ड्स हट गए, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसको हटा दिया गया, कुछ वर्ड्स को ऐड किया गया दूसरे लैंग्वेजेस से, लेकिन कुछ ऐसे बेसिक वर्ड्स हैं जो आज भी हम लोग यूज करते हैं, इतने लगभग 1000-1500 साल के बाद भी, ठीक है। अब समझना, हाउ ओल्ड इंग्लिश क्रिएटेड न्यू वर्ड्स, ओल्ड इंग्लिश नए वर्ड्स को कैसे क्रिएट किया। याद रखना, ये हम लोग ओल्ड इंग्लिश का डायलेक्ट हो गया, ये वोकैबुलरी है, तो अगर कोई भी क्वेश्चन ओल्ड इंग्लिश वोकैबुलरी से आया तो आप यहाँ का डेटा यूज कर सकते हैं, ठीक है। समझना, बैक देन पीपल डिडंट लाइक बोरोइंग वर्ड्स फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस, शुरुआती दिनों में लोग दूसरे भाषाओं से शब्द लेना पसंद नहीं करते थे, एज मच एज वी डू नाउ, जितना आज हम लोग ले लेते हैं। सेल्फी ले लिए, कहीं कोई अवतार वर्ड जो मूवी बना था, हिंदी वर्ड है, ठीक है। उसके बाद मतलब आज क्या है ना, किसी से कोई वर्ड आप ले सकते हो, कोई भी लैंग्वेज से एक वर्ड ले सकते हो, ठीक है। बट पहले ऐसा नहीं होता था, इंस्टेड दे वर वेरी क्रिएटिव विद द वर्ड्स दे ऑलरेडी हैड, दे यूज टू मेन मेथड, मतलब ये लोग बोरो नहीं करते थे, अपने ही वर्ड्स, जो भी लिमिटेड वर्ड्स इनके पास, उसमें कुछ क्रिएटिविटी लगाते थे, ताकि इनका स्टॉक पाइल बढ़ता चले वर्ड्स का। पहला क्या करते थे कि प्रेफिक्स और सफिक्स को ऐड कर देते थे। प्रेफिक्स क्या होता है, शब्दों के पहले जो रूट वर्ड लगता है, सफिक्स क्या होता है, शब्दों के बाद में जो रूट वर्ड लगता है। तो प्रेफिक्स और सफिक्स का यहाँ पे जनरली यूज किया जाता था। दे वुड टेक अ बेस वर्ड एंड अ लिटिल बिट ऑफ द फ्रंट एंड बैक टू चेंज द मीनिंग, शब्द का बेस मीनिंग ले लिया, उसके पहले कोई वर्ड लगा दिया, प्रेफिक्स लगा दिया, वर्ड का मीनिंग बदल गया, या वर्ड के लास्ट में कुछ लगा दिया, ठीक है, तो मीनिंग बदल गया। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। इफ यू लुक टू द वर्ड थिंक, अगर आप वर्ड थिंक की बात करते हो, यू कैन ऐड द प्रेफिक्स टू मेक मिस्टेक। आप इसको मिस्टेक कैसे बना सकते हो, तो आप लगा दो ओवर थिंक, ठीक है। इसका मीन मिस्टेक, यानी मैं ओवर थिंक कर लिया, मैं गलती कर दिया, ओवर थिंक का मतलब कुछ ज्यादा गलती कर दिया, सोच लिया, ठीक है। तो ये वर्ड के पहले ओवर लगा दिए इन लोगों ने,
जो मिस्टेक की जगह पे यूज हुआ। वी स्टिल डू दिस टुडे विद वर्ड्स अनहैप्पी, फ्रेंडशिप, हम लोग आज भी करते हैं। हैप्पी का उल्टा अनहैप्पी, तो यहाँ प्रेफिक्स लगा दिए, फ्रेंड में शिप लगा दिए, फ्रेंडशिप, फ्रेंड मतलब दोस्त एंड फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती। तो ये पहला मेथड था। तो ओल्ड इंग्लिश में वर्ड्स मतलब उनके पास वो क्या करते थे, दे डिडंट लाइक टू बोरो द वर्ड्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस, सो टू मेजर मेथड्स दैट दे यूज टू फॉलो, फर्स्ट इज बाय एडिंग प्रेफिक्स एंड सफिक्स। सेकंड क्या करते थे, कंपाउंडिंग करते थे, दो वर्ड को स्मैश कर देते थे। प्रेफिक्स और सफिक्स यूज करते थे, नहीं तो कंपाउंडिंग करते थे। कंपाउंडिंग भी कुछ उसी टाइप का कॉन्सेप्ट है, देखो क्या है। दिस वाज द मोस्ट पॉपुलर वे ऑफ नेमिंग समथिंग न्यू, कुछ नया चीज को बताना है ना तो बड़ा पॉपुलर चीज था। दे वुड टेक टू सिंपल वर्ड्स एंड स्मैश देम टुगेदर टू क्रिएट अ न्यू कॉन्सेप्ट। दो वर्ड को साथ में जोड़ दिया, नया वर्ड बन गया। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या है, इंस्टेड ऑफ द वर्ड लाइब्रेरी दे माइट से बुक होर्ड। सोचो, मतलब अगर लाइब्रेरी बोले हैं, ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं, पुस्तकालय हिंदी में बोलते हैं ना, तो इसके जगह वो बोलेंगे किताबों का संग्रह, बुक होर्ड। क्यों होर्ड, क्योंकि वहां किताबों को जमा करके इकट्ठा करके रखा गया। तो दो इंटरेस्टिंग वर्ड्स को ऐड कर दिया, और इसका मीनिंग वो क्या देने वाला है, लाइब्रेरी देने वाला है। शब्द लाइब्रेरी नहीं था तो बुक होर्ड बना दिया। एग्जाम्पल टू, इंस्टेड ऑफ सेइंग एस्ट्रोलॉजर दे से स्टार वाइज। एस्ट्रोलॉजर कौन होता है, आपके बोल सकते हैं ना, नौ ग्रहों के बारे में बात करता है, तो एस्ट्रोलॉजर अगर नहीं बताना चाहता तो स्टार वाइज। कितना इंटरेस्टिंग तरीका है इसे एक्सप्लेन करने का, ठीक है। अब ये क्या, थर्ड है कैनिंग, समझ लो। कैनिंग्स क्या, द पोएटिक निकनेम्स। ओल्ड इंग्लिश पीपल लव टू यूज कैनिंग्स, ठीक है। ओल्ड इंग्लिश लोग कैनिंग्स का यूज करना बहुत ही पसंद करते थे। क्यों करते थे, सबसे पहले कैनिंग क्या होता है, कैनिंग इज अ क्रिएटिव मेटाफोरिकल नेम फॉर अ कॉमन थिंग, ठीक है। इट इज अ मिनी रिडल, रिडल का मतलब क्या होता है, पहेली, एक मिनी पहेली की तरह दो शब्दों को मिला के जब बनाया जाता है, तो इसे ये लोग कैनिंग्स कहते हैं। और ओल्ड इंग्लिश जो राइटर्स थे, जो बोल सकते हैं ना साहित्यकार लोग थे, उन्हें ये बहुत पसंद था। एग्जाम्पल देखो, जैसे इंस्टेड ऑफ यूजिंग द सी, सी वर्ड के जगह पे वो लोग कहते थे वेल रोड। जैसे आज हम लोग ट्रैक कहते हैं, ट्रैक कहते हैं, लेकिन उसको रेल रोड भी कह सकते हैं, रेल रोड मतलब जिसपे रेल चलती है। तो सी को ये लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं वेल रोड, वेल मछली शायद जिसपे चलती होगी, मतलब क्रिएट, अलग सा क्रिएटिविटी था इनके अंदर में। नेक्स्ट है, इंस्टेड ऑफ अ शिप, ये क्या कहते हैं, सी स्टीड। स्टीड का मतलब क्या होता है, स्टीड पता है, एक कहावत है, सो मच फॉर अ नोबल स्टीड, ठीक है। स्टीड का मतलब होता है एक घोड़ा, ठीक है। तो अब ये शिप की जगह पे कहते हैं समुद्री घोड़ा, यानी सी स्टीड, अ हॉर्स एंड द सी। थर्ड क्या एग्जांपल है, इंस्टेड ऑफ सेइंग द बॉडी, सोचो कितना इंटरेस्टिंग है, बॉडी कितना बेसिक वर्ड है बॉडी। अब ये नहीं कहेंगे, लोग बोलेंगे बोन हाउस, हड्डियों का घर। अब आज अगर किसी को आप बोलोगे बोन हाउस, तो मतलब क्या, जहाँ हड्डियां बिकती है, यहाँ हड्डियां बनती है, लोगों का इंटरप्रिटेशन, तो हमारे एक बेसिक इंसान का तो इंटरप्रिटेशन ये आएगा, बोन हाउस, बोन हाउस क्या होता है, बोन बिकता है क्या वहाँ। लेकिन पहले लोग क्या करते, बॉडी, बॉडी का मतलब बोन हाउस। तो ये कैनिंग्स का ये लोग यूज करते थे। तो ये कुछ मेथड्स हैं यहाँ पे, ठीक है। सिनोनिम्स, फोर्थ समझना, सिनोनिम्स क्या, मेनी वर्ड फॉर वन थिंग, मेनी वर्ड फॉर वन थिंग, यहाँ समझते हैं। पहले इसको थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा। ओल्ड इंग्लिश वॉज वेरी रिच इन वर्ड्स फॉर थिंग्स दैट वर इंपॉर्टेंट टू देम, लाइक वॉर, ट्रैवलर एंड लीडरशिप, ठीक है। मतलब ओल्ड इंग्लिश जो था बहुत रिच इन वर्ड्स था फॉर थिंग्स दैट वर इंपॉर्टेंट टू देम, वैसे वर्ड्स जो इनके लिए बहुत मायने रखते थे। तो वैसे जैसे इनके लिए क्या मायने रखते थे, लीडरशिप, वॉर, ट्रैवल। अब यहाँ एग्जांपल समझो, इन द पोएम बियोवुल्फ, बियोवुल्फ जैसे पोएम में 37 डिफरेंट वर्ड्स फॉर हीरो एंड वॉरियर, ओवर 10 वर्ड्स फॉर सी। मतलब बियोवुल्फ जैसे पोएम में सिर्फ एक वर्ड हीरो के लिए या वॉरियर योद्धा के लिए ये लोग 37 यानी 37 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स का यूज कर दिए। मतलब शायद उस 3000 लाइंस में हीरो और वॉरियर बहुत जगह पे यूज किया गया होगा, लेकिन सिर्फ वो एक वर्ड, एक मीनिंग को समझाने के लिए वो लोग 37 डिफरेंट वर्ड्स को यूज कर दिए, जो सिंपल एक ही मीनिंग को सिग्निफाई कर रहा है, टू डिस्क्राइब द सेम थिंग इन मेनी डिफरेंट वेज विदाउट साउंडिंग रिपीटेटिव।
वो लोग बोलते हैं नहीं, रिपीटेटिव नहीं होना, हमें क्रिएटिव होना है। तो अब हम बार बार हीरो और वॉरियर एक ही वर्ड क्यों यूज करें? अलग अलग जगहों पे उसी मायने उसी मीनिंग को इम्पार्ट करने के लिए अलग अलग वर्ड्स का यूज कर रहे हैं। फिफ्थ क्या कह रहा है? समरी। वाई ओल्ड इंग्लिश इज यूनिक? ओल्ड इंग्लिश यूनिक क्यों है? इट इज प्योर नॉलेज, ये प्योर नॉलेज है। इट मोस्टली ग्रू बाई रीयूजिंग इट्स ओन जर्मैनिक रूट्स रादर देन टेकिंग वर्ड्स फ्रॉम अदर्स। शुरुआत में क्या होता था, ये धीरे धीरे अपने शब्दों में ही कुछ आगे पीछे जोड़ घटाव करते रहता था, ताकि थोड़ा क्रिएटिव वे में कैनिंग्स का यूज करते रहता था कि नए शब्द बनते चले जाएं। इट इज विविड। ठीक है, अगर आपसे ओल्ड इंग्लिश वोकैबुलरी के बारे में पूछा तो आप ये यूज कर सकते हो, इट इज अ प्योर लैंग्वेज। इट इज विविड। विविड का मतलब मेटाफॉर्स का यूज करता है, कैनिंग्स का यूज करता है, बोन हाउस टू डिस्क्राइब अ बेसिक वर्ड लाइक बॉडी। ठीक है। तीसरा क्या आप लिख सकते हो, अगर ओल्ड इंग्लिश वोकैबुलरी के बारे में कोई भी क्वेश्चन आए तो इट इज द हार्ट ऑफ मॉडर्न इंग्लिश। आज एक आधुनिक इंग्लिश का ये बुनियाद है, सोल है, हार्ट है। While it looks like a foreign language today, the most of the words that we used second like I, you and go all are for old English. ये सारे के सारे ओल्ड इंग्लिश के देन है। ठीक है, चलो तो थोड़ा पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाला भी हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था आपको, ठीक है, यहाँ पे देख लो, ओल्ड इंग्लिश वोकैबुलरी वाज ऑलमोस्ट प्योरली जर्मैनिक। टुडे 85% ऑफ दोज ओरिजिनल वर्ड्स आर गॉन फॉरएवर। सोचो, मतलब बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसको हमने रिप्लेस कर दिया दूसरे लैंग्वेजेस से लिए गए वर्ड्स के कारण। ठीक है, यानी ओवरऑल 15% सर्वाइवर्स है, 85% एक्सटिंक्ट हो चुके हैं वर्ड्स। भाषा एक्सटिंक्ट नहीं हुई, भाषा विलुप्त नहीं हुई, वर्ड्स एक्सटिंक्ट हो गए। The 15% that survived make up the fundamental building blocks of our daily lives. It is a part, body part. If it is a body part, a close familiar member और basic action, it's like a original old English. ठीक है, अब जैसे समझना, ये मैंने कैसे बताया था कि शुरुआती में ये लोग क्रिएटिव बनते थे, और आज हम लोग आज भी यूज करते हैं। जैसे ये लोग शुरू में सफिक्स ऐड कर देते थे, तो लीड हमारा बेस वर्ड है, इसमें सफिक्स मिस लगा दिए, मिस का मतलब रॉन्गली, तो मिसलीड हो गया। टेक हो गया, मिस मतलब रॉन्गली, मिस्टेक हो गया। स्टैंड हो गया, विथ लगा दिए, विथ स्टैंड हो गया। ठीक है, तो कुछ अलग अलग वर्ड यूज करते थे। उसके बाद कभी कभी लास्ट में सफिक्स यूज करते थे, यहाँ ये लोग प्रेफिक्स यूज कर रहे हैं। अब कुछ सफिक्स भी देख लेते हैं। फ्रेंड में शिप लगा दिया तो फ्रेंडशिप बन गया, चाइल्ड में हुड लगा दिया, चाइल्डहुड बन गया, केयर में फुल लगा दिया, केयरफुल बन गया, ब्यूटी में फुल लगा दिया, ब्यूटीफुल बन गया, वंडर में फुल लगा दिया, वंडरफुल बन गया। ठीक है, तो ये लोग करते रहते थे। या फिर वर्ड मैशअप्स करते थे। वर्ड मैशअप्स क्या होता है? व्हेन दे डिडंट हैव अ वर्ड फॉर अ न्यू इन्वेंशन और आइडिया, दे डिडंट इन्वेंट अ साउंड फ्रॉम स्क्रैच, दे सिंपली स्मैश टू सेल्फ एक्सप्लेनिंग वर्ड्स टुगेदर। कहने का मतलब है कि जब उनके पास कोई नया वर्ड नहीं आता था तो वो लोग दो वर्ड को मिला देते थे, स्टीम और बोट। ठीक है, कुछ इस तरह से वो लोग यूज करते थे, मतलब एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे समझना, द नेबर्स केल्टिक साइन पोस्ट। कुछ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको इस पीडीएफ को भी फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप दिमाग में रखोगे। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? द ओरिजिनल लैंडस्केप ऑफ ब्रिटेन वॉज केल्टिक। मतलब क्योंकि केल्टिक भाषा ही ब्रिटेन की अपनी इंडिजिनस और रियल भाषा थी, इंग्लिश तो बाद में बना। तो द ओरिजिनल लैंग्वेज ऑफ द Britain was Celtic, but the Anglo-Saxons absorbed a few, very few of their everyday words. अब आप सोचो कि ये एंग्लो सैक्सन्स ने अपने जो इंग्लिश को बनाया, कंट्रीब्यूट किया बनाने में, तो ये फ्रेंच से वर्ड्स ले लिए, अपने शब्दों में इतना कैनिंग्स वगैरह लगा के, सफिक्स प्रीफिक्स लगा के ऐड कर दिए, बट ये लोग केल्टिक भाषा बहुत कम लेते थे, जबकि ऑलरेडी एक लैंग्वेज था जो उनके पहले से था, यूज था, वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा था, उस भाषा को बहुत ज़्यादा ये लोग वैल्यू नहीं किए। तो एंग्लो सेक्शंस एब्जॉर्ब्ड वेरी फ्यू ऑफ देयर एवरीडे वर्ड्स, इंस्टेड केल्ट्स परमानेंटली नेम्ड द मैप। अब यहाँ पे क्या होता है, ब्रिटेन के बहुत जगह पे एरिया है ना, जो नाम केल्टिक वर्ड्स है, वो ना ही ओल्ड इंग्लिश है, ना ही वो फ्रेंच है, ना ही वो, मतलब वो जर्मैनिक नहीं है, वो केल्टिक वर्ड्स। अब जैसे रिवर थेम्स, कैंट, डेवॉन, रिवर एवॉन, कॉर्नवॉल, ये सब कुछ मैप्स है जो केल्टिक लैंग्वेज, जहाँ पे इसका कुछ अवशेष बचे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद द रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर जब आई 43 एडी में, जब
रोमन एम्पायर ने अटैक किया इंग्लैंड पे, और इंग्लैंड पे रोमन्स का एक जब डोमिनेंस हो गया, तो द फर्स्ट लैटिन वर्ड्स दैट एंटर्ड इंग्लिश, तो पहली लैटिन वर्ड्स जो इंग्लिश के साथ मर्ज हुई, एंटर्ड थ्रू द मिलिट्री ऑक्यूपेशन एंड ट्रेड। मतलब मिलिट्री ऑक्यूपेशन एंड ट्रेड के माध्यम से कुछ इंग्लिश वर्ड्स में, ओल्ड इंग्लिश में रोमन वर्ड्स को डाला गया, ठीक है। दे बॉट कॉन्सेप्ट्स ऑफ एडवांस बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे वेलम का मतलब वॉल होता था, स्ट्रैटा का मतलब स्ट्रीट होता था, कैस्ट्रा जिसको कैंप बोलते थे, वो चेस्टर एज इन टाउन लाइक मैनचेस्टर एंड लैनचेस्टर, ये लोग ये वर्ड्स, वेलम कहाँ से आया, ये सब लैटिन वर्ड्स रोमन्स लेके आए थे। तो केल्टिक लोगों का वर्ड्स ये था, रिवर एवॉन, आपने विलियम शेक्सपियर का बर्थ सिटी के बारे में सुना होगा, टाउन के बारे में, स्ट्रैडफोर्ड अपॉन एवन, अवॉन एवन क्या है, वहाँ की एक नदी है। जैसे बिहार में आपने सुना होगा डेहरी ऑन सोन, डेहरी नदी के पास में ऑन सोन, उसी तरह से स्ट्रैडफोर्ड अपॉन एवन, ब्रैडफोर्ड अपॉन एवन, तो एवन वहाँ जो नेम है ना वो बेसिकली हो गया डेवॉन, हो गया कॉर्नवॉल, हो गया, ये केल्टिक केल्टिक नेम्स है। अब यहाँ पे लैटिन इन्फ्लुएंस दिख रहा है, वेलम जो वॉल के लिए, स्ट्रैटा स्ट्रीट के लिए, कैस्ट्रा चेस्टर, मैनचेस्टर एंड लैंकेस्टर, ठीक है। अब उसके बाद जब धर्म का एंट्री हुआ, धर्म का एंट्री हुआ, ये भी लैटिन था, ऊपर वाला भी लैटिन था, लेकिन ये मिलिट्री एंड ट्रेड के रास्ते से हो रहा था, अभी तक धर्म नहीं आता। पहले ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी देश पे कब्जा करना है तो पहले मिलिट्री आएगा, मिलिट्री अपना कब्जा करेगा, तब तो फिर धार्मिक चीजों का वहां पे प्रचार किया जाएगा ना। अब जब वहां पे मिलिट्री सेटलमेंट हो गया, when they got a stronghold in England, especially the Romans I'm talking about specifically, तब वहां पे आते हैं धर्म गुरुओं का जो एंट्री हुआ, द मॉन्क्स, द सेकेंड वेव ऑफ लैटिन। तो 597 में जो मैंने बोला सेंट ऑगस्टीन आए थे क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार करने के लिए, ठीक है, क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार करने के लिए, तो क्रिश्चियन मॉन्क्स अराइव्ड इन ब्रिटेन, ये ब्रिटेन में आए, दे डिडंट ब्रिंग वेपन्स, ये लोग वेपन्स लेके नहीं आए थे, वेपन्स का काम तो ऑलरेडी हो चुका था, 43 एडी के आसपास में वो लोग कर चुके थे, पहले सेटलमेंट बना चुके थे। तो अब क्या काम है, अब तो लोगों को कन्वर्ट करना, बदलना है, और लोगों को अपना धर्म के बारे में बताना है। तो क्रिश्चियन मॉन्क्स अराइव्ड इन ब्रिटेन, दे डिडंट ब्रिंग वेपन्स, दे ब्रॉट रिलीजन एंड एजुकेशन। इस बार ये लोग एजुकेशन एंड रिलीजन के बारे में उसको बोल सकते हैं ना स्प्रेड करने आए थे। एडिंग ओवर 400 न्यू वर्ड्स टू इंग्लिश वोकैबुलरी। अब ये जो 400 इंग्लिश वर्ड्स है वो क्या क्या है, कुछ एजुकेशनल है, कुछ रिलीजियस है। एजुकेशनल वर्ड्स में जैसे स्कूल हो गया, मास्टर हो गया, वर्स, वर्स मतलब क्या, पोइट्री में लोग बोलते हैं ना वर्स, वर्स वर्ड का पोइट्री में यूज किया जाता है। रिलीजन में क्या आ गया, बिशॉप हो गया, मैंक हो गया, मंक हो गया, कैंडल हो गया, डेविल हो गया, ये सारे के सारे लैटिन वर्ड्स है जो इंग्लिश में आज भी यूज किए जाते हैं। इन ये कंट्रीब्यूट किसने किया था, द रिलीजियस पीपल ऑफ यूजिंग लैटिन लैंग्वेज, मतलब क्रिश्चियनिटी जब आई, ठीक है, क्रिश्चियनिटी जब आई, ठीक है। अब आते हैं इन्वेडर्स, फिर से इन्वेडर्स हैं, सब तो इंग्लैंड में ही घुसे जा रहे हैं, ठीक है। अब एंग्लो सैक्सन्स वहां सेटलमेंट हो चुका, एंग्लो सैक्सन्स के बहुत लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुके थे, लेकिन अब 787 में लगभग एंग्लो सैक्सन्स के 300-400 साल के बाद, 350-400 साल के बाद में 787 एडी में वाइकिंग्स आए थे, जो कि डेन्स एंड नॉर्वियंस थे, ये भी नॉर्थ सी को पार करके आए थे, वही स्कैंडिनेविया, डेनमार्क वगैरह के एरिया से वो लोग आए थे, ठीक है। अब ये क्या हुआ, बिगैन रेडिंग द सेटलिंग, पहले से जो लोग बैठे हुए थे उनको सेटल पे रेड कर रहे थे, चर्च का। अपने वाइकिंग्स अगर टीवी सीरीज देखा होगा, वहाँ देखते सबसे पहले आते थे वो लोग चर्च में, और वो क्या करते थे, मॉन्क्स को मार देते थे, वहाँ चर्च का क्रॉस ले गए, रेलिक्स कुछ उठा के ले गए, ठीक है, मतलब इस तरह का वो लोग तबाही मचाते थे। तो बिगैन रेडिंग द सेटलिंग बिकॉज ओल्ड इंग्लिश एंड ओल्ड नॉर्स शेयर्ड जर्मैनिक रूट्स। अब ओल्ड इंग्लिश और ओल्ड नॉर्स, ये लोग नॉर्स भाषा बोलते थे, क्योंकि ये जहाँ से आए थे, एंग्लो सैक्सन 497 450 एडी के आसपास में एंग्लो सैक्सन आना शुरू हुए थे, एंग्लो सैक्सन डेन्स, सॉरी एंग्लो सैक्सन डेन्स में बोल रहा हूँ, एंग्लो सैक्सन जूट्स। एंग्लो सैक्सन जूट्स कब आए थे, जब रोमन्स वहां से खदेड़े गए थे ब्रिटेन से, उसके 300-400 साल के बाद फिर से एक नया कबीला इन्वेडर, जो वाइकिंग्स के नाम से कहते थे, ये लोग आ रहे थे। अब एंग्लो सैक्सन्स जहाँ से आए थे जूट्स, वहीं से भी डेनमार्क, वाइकिंग्स भी उधर ही आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं इनके वर्ड्स में कुछ कुछ सिमिलैरिटी थी। तो अब क्या हुआ, वाइकिंग्स के आने के बाद से इंग्लिश भाषा और थोड़ा सिंप्लीफाई होगी,
वाइकिंग्स का को कंट्रीब्यूशन इन्होंने कंट्रीब्यूट कैसे किया इंग्लिश लैंग्वेज में, तो समझते हैं। स्टार्टिंग इन द 787 एडी द वाइकिंग्स, यानी वाइकिंग्स कहाँ से थे, डेन्स थे डेनमार्क और नॉर्वे, नॉर्वियंस, ठीक है, began raiding and settling because of old English and old Norse shared same Germanic roots, क्योंकि सेम जर्मैनिक रूट्स फॉलो करते थे, they were most like cousins, ये लोग cousins के जैसे थे। The two groups called actually could actually understand each other without interpreters, मतलब ये जो दो ग्रुप थे आपस में एक दूसरे को संभाल सकते थे, ये बेसिकली आपस में बात कर सकते थे, ये लोग अंडरस्टैंड कर सकते थे एक दूसरे को, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या होता है, वाइकिंग मैप मेकर्स मार्कर्स, द वाइकिंग सेटल्ड हेविली इन नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ इंग्लैंड। जो वाइकिंग्स लोग आए इंग्लैंड में, ये लोग कहाँ सेटल किए थे, ये नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ इंग्लैंड, नॉर्थ एंड विटबी हो गए, इप्सविच हो गया, ग्रीनविच हो गया, तो नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ इंग्लैंड में ये लोग सेटल किए थे। हियर्स हाउ टू डिकोड देम। अब यहाँ पे समझना, लीविंग बिहाइंड 1400 प्लेसेस नेम्स, यानी वाइकिंग्स ने भी कुछ नामकरण किया वहां की जगहों का। सबसे पहली बात, बाई वर्ड का यूज किया था। बाई का मतलब क्या होता था, डैनिश भाषा में जहां से लोग आए थे डेनमार्क और नॉर्वे से, वहां टाउन यूज करते थे, डैनिश फॉर टाउन। तो डरबी बन गया, विटबी बन गया, विटबी जगह का नाम है, नॉर्थरम्बिया का एरिया था विटबी, ठीक है। उसके बाद क्योंकि यहाँ नॉर्थरम्बिया था नॉर्थ में, फिर विच जिसका मतलब था क्रीक, क्रीक का मतलब क्या होता है, क्रीक का इंग्लिश में मतलब होता है नदी के किनारे कोई शहर या सेटलमेंट, नदी के किनारे अगर कोई सेटलमेंट हो तो क्रीक कहते हैं। तो इन्होंने क्या बना दिया, इप्सविच बना दिया, ग्रीनविच बना दिया, ठीक है, यहाँ ये बना। तो वाइकिंग थे। फिर एवरीडे वर्ड्स को इन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया, अनलाइक रोमन्स, यानी रोमन्स के से थोड़ा अलग, द वाइकिंग्स डिडंट जस्ट गिव एडवांस कॉन्सेप्ट, ये सिर्फ एडवांस कॉन्सेप्ट नहीं दिए थे, दे गेव अस अ कॉमन प्लेस ऑब्जेक्ट। कॉमन प्लेस ऑब्जेक्ट मतलब रोजमर्रा का एक डे टू डे लाइफ में यूज करने वाले वर्ड्स, फीलिंग ऑब्जेक्ट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस वी यूज इन एवरी सिंगल डे, जैसे विंडो हो गया, स्काई हो गया, स्किन हो गया, एंगर हो गया, हैप्पी हो गया, अगली हो गया, लॉ हो गया, गैस हो गया, वांट हो गया। ये सारे वर्ड्स कंट्रीब्यूशन किसने दिया, ये वाइकिंग्स का कंट्रीब्यूशन था, ये रोमन्स का नहीं था, ग्रीक्स का नहीं था, ये जर्मैनिक का नहीं था। These all words were taken, fused into the English language after the Viking invasion, ठीक है। वर्ड बैटल्स, वर्ड बैटल्स क्या था, वर्ड बैटल्स ये था, often the English and the Vikings had different words for the exact same thing, leaving side by side meaning of the words battled for dominance, the Viking word fluently won। जैसे क्या हुआ, निमन वर्ड था, निमन जिसका मतलब होता है टेक, निमन का मतलब होता है टेक, ये इंग्लिश भाषा में हटाया गया। स्वेस्टर सिस्टर की जगह पे यूज किया जाता था, ये मैं बता रहा हूँ फिर से, आप कहीं नोट कर लेना। स्वेस्टोर ये सिस्टर की जगह पे ये वर्ड किया जाता था, इसके जगह पे सिस्टर वर्ड ये लोग यूज किए। आयर ये बेसिकली किसके लिए यूज होता था, आयर ये लोग एंगर के लिए पहले यूज होता था, जिसको वाइकिंग्स लोगों ने एंगर बना दिया। मतलब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इन केस अगर थोड़ा किसी को डाउट हो जाए तो, जस्ट मिनट गाइस। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ सो दैट इट्स वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप नोट्स बना लेना। निमान का मतलब होता है टेक, तो हम लोग टेक वर्ड यूज कर रहे हैं निमान की जगह। स्वेस्टर ये सिस्टर के लिए यूज होता था, ठीक है। और आयर, आयर का बेसिकली मतलब होता था एंगर, जो हम लोग आज एंगर बोलते हैं पहले के लोग आयर बोलते थे। तो द ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स फेल आउट ऑफ यूज, यानी ये जो कुछ ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स थे निमैन्स, वेस्ट और आयर, जो चेंज कर दिया गया टेक, सिस्टर और एंगर से, ये हटा दिए गए हैं। द सिंपलर वर मोर कॉमन वाइकिंग्स वर्ड्स बिकेम स्टैंडर्ड टर्म्स वी यूज टुडे, यानी कुछ ये सिंपल वर्ड्स जैसे टेक हो गया, सिस्टर हो गया, एंगर हो गया, ये कुछ सिंपल वर्ड्स आज हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया गाइस, आगे बढ़ते हैं। जस्ट सेकेंड, अब समझो द ट्विन वर्ड सिस्टम। यहाँ पे ट्विन वर्ड सिस्टम क्या कहता है, ट्विन वर्ड समझना, जैसे क्या कहता है, कुछ वर्ड्स हटा दिए गए, जैसे अभी हमने समझा, निमैन टेक, स्वेस्टर सिस्टर के सिस्टर स्वेस्टर की जगह पे, एंगर आयर की जगह पे।
अब यहाँ पे क्या हुआ, कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो दो दो वर्ड्स एक ही साथ सरवाइव कर रहे थे, दो दो वर्ड्स एक ही साथ सरवाइव कर रहे थे। अब कैसे समझना, ठीक है, मान लो एबिलिटी और वर्क, क्राफ्ट एक ओल्ड इंग्लिश वर्ड है, एक वाइकिंग वर्ड है, दोनों सरवाइव किया, थोड़ा सा अंतर है दोनों वर्ड में। मतलब देखो यहाँ पे मैं बताना क्या चाहता हूँ, अब आगे बताने से पहले पे समझ लो पहले मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है, आगे बताने से पहले मैं समझो क्या बताना चाह रहा हूँ। सम वर्ड्स गॉट एक्सटिंक्ट और रिमूव्ड, जैसे 85% हमने पढ़ा एक वर्ड्स को हटा दिया गया, बट कुछ ऐसे वर्ड्स थे जिनका लगभग मीनिंग एक ही होता है आज आधुनिक इंग्लिश में, लगभग मीनिंग एक ही होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी स्लाइट और एक नुआंस्ड एक फ्रैक्शन होता है दोनों के डिफरेंस में, एक वेरी थिन लाइन होता है। जैसे एबिलिटी और वर्क के लिए आज हम लोग क्राफ्ट भी यूज करते हैं, स्किल भी यूज करते हैं, यू आर क्राफ्टफुल बोलते हैं ना, क्राफ्टी इंसान है कर सकता है, स्किल इंसान है कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, बहुत स्लाइट अंतर है। मतलब हम लोग क्या करते हैं, दोनों वर्ड आज मॉडर्न इंग्लिश में यूज कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो दोनों सर्वाइव कर गए, वाइकिंग्स के वर्ड भी सर्वाइव कर गए, ओल्ड इंग्लिश के वर्ड भी सर्वाइव कर गए। अब नुआंस क्या है, क्राफ्ट का मतलब क्या होता है, मैनुअल डेक्सटेरिटी, डेक्सटेरिटी का मतलब समझदारी, जैसे वो आर्टिस्टिक होता था। स्किल क्या हो गया, आपकी एबिलिटी और एक्सपर्टीज जो कि आप प्रैक्टिस करके डेवलप किए हो, तो चाहे एबिलिटी हो गया चाहे वर्क, तो क्राफ्ट और स्किल दोनों वर्ड्स आज सरवाइव कर गए, दोनों बच गए वर्ड्स। एनिमल कवरिंग्स के लिए हाइड और स्किन, हाइड क्या होता है, एनिमल पेल्ट ऑफन फॉर लेदर, और स्किन क्या होता है, आउटर लेयर ऑफ अ पर्सन और एनिमल, तो एनिमल हाइड चमड़ा बोलते हैं ना, और स्किन, आज ये दोनों वर्ड मॉडर्न इंग्लिश में यूज होता है, बट थोड़ा सा यूसेज का तरीका अलग है इन लोगों का। बैड और बैडनेस, आज हम इवल भी यूज करते हैं, इल भी यूज करते हैं, ठीक है, ओल्ड इंग्लिश के भी वर्ड्स बच गए, वाइकिंग्स के भी वर्ड बच गए, लेकिन थोड़ा सा अंतर क्या, इवल का मतलब होता है मॉरली रॉन्ग और विकेड, इल का मतलब क्या होता है, सिक, अनवेल और इन पुअर हेल्थ, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ और समझना इंपॉर्टेंट बात, वर्ड्स में कैसे चेंजेस हुए, कुछ वर्ड्स खत्म हो गए ओल्ड इंग्लिश के, जैसे निमान की जगह टेक्स, वेस्टर की जगह सिस्टर, आयर की जगह एंगर, कुछ दोनों लैंग्वेजेस के जर्मैनिक वर्ड्स भी कुछ बच गए, कुछ वाइकिंग वर्ड्स भी बच गए। ग्रामर में क्या थोड़ा सा चेंज हुआ, हालांकि ग्रामर एक अलग है जो टॉपिक हम लोग आगे के सेशन में करेंगे, यहाँ कुछ और, लेकिन बेसिक समझ लो, द ग्रामर अपडेट्स, ग्रामर में क्या अपडेट्स हुआ इसको समझते हैं। द ग्रामर अपडेट्स, लैंग्वेजेस रेयरली बोरो ग्रामर, जनरली क्या होता है, कोई भी भाषा किसी दूसरे भाषा से शब्द को बोरो कर लेती है, बट ये बहुत रेयर होता है कि किसी दूसरे के ग्रामर के रूल्स भी बोरो किए जाते हैं, ये जनरली नहीं होता, लेकिन यहाँ देखने को मिला, यहाँ पहली बार इंग्लिश में देखने को मिला, तो इसलिए बोला जाता है ये वर्ड, ये लैंग्वेज ऐसा लैंग्वेज है ना, इतना ज्यादा इसमें एवोल्यूशन हुआ। Languages rarely borrow grammar, but the Viking influence was so deep they actually helped simplify our sentences, sweeping away confusing old forms. मतलब जर्मैनिक या इंग्लिश भाषा में ग्रामर में भी बोरो किया गया, और ये कब बोरो किया गया, वाइकिंग्स लोगों से बोरो किया गया, 787, किसी किसी किताब में 793 भी लिखा रहता है, ठीक है, जब वाइकिंग्स इन्वेजन हुआ तो उसके बाद ग्रामर में फिर से कुछ सिंप्लीफिकेशन हुआ, ताकि वो जो कंफ्यूजन वाला पार्ट हो, जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट हो जर्मैनिक लैंग्वेज या ओल्ड इंग्लिश का, उसको हटा दिया गया। अब जैसे अब यहाँ पे देखो, आई, हेरा, हिम और सिंध, ये वर्ड्स के जगह पे आज मॉडर्न इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स है जो हम लोग यूज करते हैं, दे वो हाई के लिए यूज करते थे, देयर वो हैरा के लिए यूज करते थे, देम हिम के लिए यूज करते थे, और सिंध को ये लोग मतलब हम लोग जो आर बोलते हैं ना आज मॉडर्न यूज में, आज भी यूज हो रहा है, उसको सिंध बोलते थे। तो वाइकिंग्स का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन था यहाँ पे, दे गेव अस अवर मॉडल प्लूरल प्रोनाउंस, हम लोग जो आज मॉडर्न यानी एक आधुनिक ग्रामर को यूज करते हैं, वहां प्लूरल प्रोनाउंस, आई वी तो ये लोग जान गए थे, यू जान गए थे पहले से, लेकिन उतने साल के बाद इसमें प्लूरल प्रोनाउंस भी आने लगे, ठीक है, आई वी यूज करते थे, ठीक है, बट प्लूरल प्रोनाउंस कुछ ऐसे, प्लूरल सारे प्लूरल प्रोनाउंस नहीं, कुछ ऐसे प्लूरल प्रोनाउंस हैं जो आज भी हम लोग यूज करते हैं, वो इन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया, जैसे दे, देयर, देम, किसको रिप्लेस किया, हाई, हेरा, हिम को रिप्लेस कर दिया। और आज जो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, दैट इज आर का यूज करते हैं, वो ये लोग इसके लिए सिंध यूज करते थे। जैसे अगर हम लोग बोले ना
कि वी आर इंडियंस, तो ये लोग लिखेंगे वी सेंड इंडियंस। मतलब यहाँ पे समझो कि आर को, जस्ट सेकेंड गाइस, आर को ये लोग सिंध वर्ड से रिप्लेस, सिंध वर्ड यूज करते थे उसके लिए, वो सिंध वर्ड यूज करते थे। यहाँ पे पेन मेरा ठीक से नहीं चल रहा है, आई होप आप समझ पा रहे हो। सिंध वर्ड यूज करते थे। तो ये सिंध क्या था, ये वर्ड को एलिमिनेट किया गया और इसके जगह पे कौन सी वर्ड को लाई गई, आर को लेके आई गई। तो इवन ग्रामर में भी वर्ड्स ऐड किए गए, कुछ नए ग्रामर के रूल्स को अपग्रेड किया गया, जनरली जो नहीं होता है ग्रामर्स में, अपग्रेडेशन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात को बोली गई है। चलो, तो यहाँ पे अब जैसे देखो द अल्टीमेट मेल्टिंग पॉइंट्स, बस कुछ पॉइंट्स है। आफ्टर आफ्टर दिस विल बी वाइंडिंग अप दिस सेशन। ये सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया, बट कोई बात नहीं, मैं कभी कभी लॉन्ग सेशंस ले लूंगा, बिकॉज क्या होता है ना, इससे टॉप सिलेबस तो थोड़ा हम लोग टाइम पे खत्म करेंगे, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे क्या है, एक्चुअली मैंने 50 मिनट ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया था, मैंने देखा कि 50 मिनट्स ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। बट फिर मैंने सोचा कि ये टॉपिक इसमें बचा हुआ है, इसको दूसरे सेशन के लिए मैं कैरी फॉरवर्ड नहीं किया, मैंने सोचा कि इसी में ख़त्म कर देता हूँ, क्या हो जाए ना, ये अच्छा कंपाइल 1-1.5 घंटे का क्लास मिल जाएगा तो बेटर रहेगा आप लोगों का, ठीक है। पीडीएफ सारा हमारा अपलोड रहेगा एप्लीकेशन पे, मैं अपलोड कर दूंगा दोनों पीडीएफ। एक मेन जो पीडीएफ है, जो ये वाला पीडीएफ है गाइज, ये आपको पढ़ना है, ठीक है, इसको पहले पढ़ लेना, उसके बाद आपको ये ग्राफिकल पीडीएफ का आप यूज कर सकते हो फॉर यू नो फॉर रिवीजन एंड ऑल, ठीक है, टू हैविंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज डायग्राम्स एंड पिक्चर से थोड़े से हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी पे वो रिटेंशन हो पाता है। तो अल्टीमेट मेल्टिंग मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, अब अल्टीमेट मेल्टिंग पॉइंट कहने का यहाँ मतलब हुआ, आवर लैंग्वेज इज अ सेंचुरीज ओल्ड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। हमारा जो एक भाषा है ना, हमारा मतलब इंग्लिश लैंग्वेज जो है, ये बेसिकली एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की तरह है। वी स्टार्टेड विद अ लोकल फाउंडेशन, हमने लोकल फाउंडेशन से काम किया, एंड फ्रीली बिल्ट विद वॉट एवर आवर नेबर्स एंड इन्वेडर्स ब्रॉट टू टेक। मतलब एक ऐसा भाषा है जो बन रहा था लोकली, लेकिन जो विद्रोही और जो बेसिकली इन्वेडर्स थे, उनका कंट्रीब्यूशन से वो लैंग्वेज डेवलप होता चला गया। अब जैसे एक लाइन देखो, यहाँ पे लाइन यूज किया गया, ये सिंपल सा लाइन है, द बॉय वॉक डाउन द स्ट्रीट टू लुक थ्रू द विंडो। अब ये सिंपल सा एक सेंटेंस में 3 लैंग्वेजेस का इन्फ्लुएंस है। यहाँ जो बॉय वर्ड आप देख रहे हो, ये लोकल ओल्ड इंग्लिश का जर्मैनिक फाउंडेशन है। यहाँ जो आप स्ट्रीट वर्ड देख रहे हो, इसको किसने कंट्रीब्यूट किया, और रोमन यानी लैटिन भाषा में था, रोमन्स लोगों ने लेके आए। यहाँ विंडो जो बेसिक वर्ड है, इसको वाइकिंग्स इन्वेडर्स लेके आए थे 787 के बाद। तो एक एक लैंग्वेज को डेवलप करने में कितनी सेंचुरीज लगे, कितने सभ्यताओं का कंट्रीब्यूशन लगा यहाँ पे, ये यहाँ पे हमें समझने की जरूरत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट पॉइंट है आफ्टर दिस, दिस विल कॉल इट अ डे। द अल्टीमेट मोजाइक, द अल्टीमेट मोजाइक कहने का मतलब क्या हो गया, मतलब इंग्लिश भाषा एक मोजाइक के पत्थर की तरह एक के ऊपर एक बनी हुई है, जिसका जो नींव है, जिसका फाउंडेशन है, वो जर्मैनिक है, जिसमें एक लैटिन का भी सहारा लिया गया, केल्टिक का भी सहारा लिया गया, स्कैंडिनेवियन यानी वाइकिंग्स का भी सहारा लिया गया। तो अ रेजिलिएंट जर्मैनिक कोर जो है, द 15% बिल्ट विद द using the native prefix and suffixes shaped over by Roman soldiers, Christian monks and Viking neighbors। तो ये बन के अल्टीमेट हमारा इंग्लिश लैंग्वेज बनता है। अब यहाँ पे 2 टॉपिक को दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। आपसे अगर ओल्ड इंग्लिश डायलेक्ट्स के बारे में कुछ भी पूछा, तो आप ये सेशन के शुरुआती में जो मैंने पढ़ा डायलेक्ट्स, मैंने समझाया था 4 डायलेक्ट्स, उसका यूज कैसे हुआ, उसमें चेंजेस कैसे कैसे हुए, वो आपको यूज करना है। ओल्ड इंग्लिश वोकैबुलरी क्या क्या चेंजेस हैं, तो वो भी आपको मैंने बता सकता हूँ। आप वाइकिंग इन्वेजन का बहुत ज़्यादा चीज़ नाम ले सकते हो, ठीक है। आप वाइकिंग्स के साथ साथ में और क्या नाम ले सकते हो, आप वाइकिंग्स के साथ में जैसे कि वाइकिंग्स ने कितने सिंपल वर्ड्स इंग्लिश में इन्फ्यूज़ किया, ठीक है, वहाँ के मैप्स को चेंज किया। उसके बाद वोकैबुलरी और किस पे चेंज हुई, सिर्फ वाइकिंग्स ने चेंज किया नहीं, रिलीजियस लोगों ने चेंज किया था। रिलीजियस लोगों ने जैसे कि 597 में जब क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार होने लगा, तो वहाँ पे एजुकेशन एंड रिलीजियस रिलेटेड वर्क्स आने लगे। फिर रोमन एम्पायर जब आई एज अ बैटलफील्ड, जब ये वॉर करने आई थी, तो थ्रू मिलिट्री
ऑक्यूपेशन एंड ट्रेड, ये कुछ वर्ड्स वेलम, स्ट्रेटा और कैम्प, कैस्ट्रा का यूज़ किया जाने लगा। और शुरू में केल्टिक इन्फ्लुएंस क्या था, तो केल्टिक लोगों ने भी कुछ मैप्स में कुछ जोग्राफिकल लोकेशंस का नाम चेंज किया था। तो ओवरऑल देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश वोकैबुलरी। तो चलो गाइस क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा गाइस। क्वेश्चन यहाँ पे है, पहला क्वेश्चन आपके जो आपको प्रैक्टिस करना है, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, ग्रुप का एक्सेस आई होप आप लोगों को मिल गया होगा। एंड ये आपको लिख के सेंड करना है, ठीक है। पहला, एक्सप्लेन द मेन ओल्ड इंग्लिश डायलेक्ट्स एंड देयर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स। आपको ओल्ड इंग्लिश डायलेक्ट्स के बारे में बताना है। वर्ड लिमिट क्या रहेगा, 100-150 के बीच में। सेकंड क्या रहेगा, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश वोकैबुलरी एंड द मेथड्स यूज्ड टू क्रिएट न्यू वर्ड्स। क्या मेथड्स यूज हुए थे न्यू वर्ड्स को बनाने के लिए, तो कभी प्रीफिक्स ऐड किया गया, कभी सफिक्स ऐड किया, कभी कभी कैनिंग्स का वर्ड यूज ऐड किया गया, कभी वाइकिंग्स से वर्ड लिया गया, कभी केल्ट्स लोगों का कुछ वर्ड्स लिया गया, कभी लैटिन के वर्ड्स लिया गया। लैटिन में अर्ली रोमन्स ने क्या किया, लेटर जब रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा तो वहाँ पे क्या ऐड किया गया, ये सारी चीज़ें आपको देखना। तो आई होप आज का सेशन काफ़ी इंसाइटफुल था, डिटेल्ड था, एंड आपको आपका जो मेंटल होराइजन है उसे एक्सपैंड करने में ऑन दिस टॉपिक ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। एंड गाइज लास्ट में ये बता देता हूँ गाइज, हमारी एप्लीकेशन लाइव हो चुकी है। एप्लीकेशन का लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वेबसाइट के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो, आप प्ले स्टोर के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। एंड ऑलरेडी मैंने 60% ऑफ दे रखा है गाइज, ठीक है। एंड येस आई होप कि हमारे साथ जो लोग इस बार जुड़ेंगे विल वर्क वेरी हार्ड टुगेदर। सिर्फ आप मेहनत नहीं, आपके साथ साथ मैं भी मेहनत करता हूँ, ठीक है। वील ऑल हैव टू वर्क टुगेदर ताकि आप यू कैन सेल थ्रू द एग्जामिनेशन। तो पीटी तो गाइज बहुत लोग सोच रहे होंगे पीटी के बाद करेंगे, ठीक है। अगर आप पीटी के बाद कर रहे हो प्रिपरेशन, इट्स नो वरीज, आप कर सकते हो, बट थोड़ा एफर्ट आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो जितना अर्ली स्टार्ट करोगे उतना बेटर रहेगा। इन केस ऑफ एनी सजेशन हो, एनी रिकमेंडेशन हो, यू कैन फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, एंड जस्ट लेट मी नो हाउ द सेशन वाज, ठीक है। चलो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट सेशन पे। टिल देन बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।